अमन ने उस वक्त बोला था कि ये शार्क टैंक की हिस्ट्री की अब तक की बिगेस्ट डील है। वो किक कहाँ से आई? मतलब थर्ड में रिजेक्ट होने के बाद भी फोर्थ में अप्लाई किया आपने? एक फेलियर एक साइकिक पे हिट करता है ना कि यार मैं कैसे फेल हो गया, मैं तो सारी उम्र क्लास टॉपर रहा हूँ ना। तो और क्या क्या बातें हुई शार्क्स के साथ जो वहाँ पे हुई बट किसी को दिखी नहीं? पूरी प्रोडक्शन टीम का झुंड साथ खड़ा था एंड एवरीवन वाज लाइक चेंज द प्लान प्लेस नहीं जा सकती। उनके सामने किया, दे वर ऑल सरप्राइज्ड। वहाँ जस्ट एंटर करने से पहले ऐसा गुफअप हो, ऐसा पैनिक हो तो बट जब आप लोगों की डिजाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन हुआ, बहुत ट्राई किया तो यूजर एक्सपीरियंस ऑफ द पैकेजिंग मैं एक चीज उसमें ऐड करना चाहता हूँ। माय फीडबैक सुनिए। मुझे लग रहा है कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे, शायद बोल नहीं पाए ज्यादा। सिगरेट के पैक आपने देखे हैं कभी? कितनी वो कैंसर वाली गंदी फोटोग्राफ्स लगा रखी होती है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों को स्मोकिंग से हटाया जाए, बट जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए वो तो पैक को नहीं देख रहा ना, वो तो प्रोडक्ट को देख रहा है। सबसे ज़्यादा डेंजरस प्रोडक्ट कौन सा है जो कभी भी किसी को कंज्यूम नहीं करना चाहिए? पाम ऑयल तो एक सस्ता सब्स्टिट्यूट मिल गया है फूड इंडस्ट्री को, और चीनी 30 to 35% हर प्रोडक्ट का हिस्सा बना दी गई है। ये दो चीज़ें हमारी ना सिर्फ करंट जनरेशन, हमारी अगली जनरेशन को भी खराब कर रही है। शार्क टैंक के बाद कितना डिफरेंस आया आप चीजों के अंदर? एयर होने के बाद क्विक कॉमर्स पे भी आ गए हैं। आज का पॉडकास्ट एक फुल पावर पैक पॉडकास्ट है, जस्ट लाइक नेचुरिको के प्रोडक्ट्स, देयर बिजनेस एंड देयर फाउंडर्स। इस पॉडकास्ट में हमने नेचुरिको के फाउंडर साहिल एंड ईशा से बात की कि कैसे उन्हें शार्क टैंक सीजन 3 में सिलेक्शन ना होने के बाद भी शार्क टैंक सीजन 4 में ऑल 5 शार्क डील मिली, एंड 5 शार्क डील ही नहीं बल्कि अब तक की सीजन 4 की सबसे बड़ी डील क्रैक की। उनके बिजनेस मॉडल को समझेंगे। स्टार्टअप के एंगल से अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप शार्क टैंक पे जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, एंड बिहाइंड द टैंक क्या होता है, क्या कन्वर्जेशंस रहती हैं, एंड और भी बहुत कुछ। मुझे पर्सनली काफ़ी मज़ा आया थ्रू आउट द कन्वर्जेशन एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई एश्योर आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है, सो एंजॉय द पॉडकास्ट। साहिल एंड ईशा जी, वेलकम टू शालू निशा पॉडकास्ट। थैंक यू Thank सो you, मच। तो शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 की पहली ऑल शार्क डील, क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड खैर आज हमारा भी सीजन 4 के पहले कंटेस्टेंट के साथ पॉडकास्ट शूट हो रहा है, सो डबल कॉन्ग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन आपको भी मेनी Thank you so much. कंग्रेचुलेशंस। हम सब ने खैर आपकी पिच देखी, बहुत ही यमी और हेल्दी थी। थैंक यू। हाँ, तो कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस अभी? एक्सपीरियंस तो मतलब उसके बाद का तो बढ़िया ही है। अभी इतने टाइम से तो शूट होने के बाद से हम वेट ही कर रहे थे, क्योंकि बताते तो है नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा वो, तो वी वर जस्ट वेटिंग, फिंगर्स क्रॉस कि ऑन एयर आएगा नहीं आएगा। और कुछ दिन पहले कंफर्म किया कि आएगा, तो हमें अंदर से था कि शायद इतना अच्छा गया है तो ऑन एयर तो आना ही चाहिए, तो अपनी तैयारी कर रहे थे बैकएंड पे। अब कंफर्मेशन आने के बाद और फिर ऑन एयर जाने के बाद तो जो सर्ज आता है ट्रैफिक में, अभी उसको लिव कर रहे हैं और उसी को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईशा जी, एक और चीज, मतलब जनरली हम लोगों ने सुना है कि मतलब बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक चेंज आता है ना, वो तो साहिल जी बहुत आराम से बता दे रहे हैं, ये आया है वो आया है। जनरली हमने देखा है कि रातों रात बंदा ना नॉर्मल बंदा नहीं रह जाता। इंडीड, ये सच है ये सच है। और हम उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। अच्छा, दोनों एस्पेक्ट से, नेचरिक और फाउंडर्स दोनों। नेचरिक भी रातों रात स्पाइक लिया है और टचवुड ऑर्डर्स ने भी बहुत अच्छा जंप लिया है। सिमिलरली थोड़े बहुत हमें भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट यही शायद सुनना चाह थोड़ा रहा था सा। मैं, पता है, यही मिस कर रहा था। नॉर्मल बंदा रहता नहीं है, सेलेब बंदा बन जाता है। हाँ, मतलब नाउ पीपल नो अस कितने लाइक, सेल्फी ऑटोग्राफ दे चुके हैं। मतलब हाँ, लोग अब थोड़ा पहचानना शुरू कर रहे हैं। हो चुकी है फर्स्ट सेल्फी? हाँ, एक तो हो गई। कितने लोगों को कॉल जाए फैमिली में से? मल्टीपल। जब वो ऑन एयर आ रहा था तो ही इतनी लंबी लिस्ट थी मिस्ड कॉल्स की और मैसेजेस टक 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 टक, इधर लिंक्डइन से, इधर इंस्टा से, इधर व्हाट्सएप पे। अमेजिंग। इवन हमारे God's टाइम में जब grace. हम शार्क टैंक गए थे सीजन 3 में, तो मतलब जो बचपन के दोस्त थे ना, उन्होंने भी चेक करके फोन कॉल किया हमें। हाँ, इनफैक्ट मतलब आप ये मानो कि बेस्ट पता है क्या है, स्कूल के एलुमनाइज जो उन्होंने भी किया। और इनफैक्ट
जो सिर्फ उस गैंग में है, दैट स्कूल, दे आर ऑल्सो हमारे साथ रेजोनेट कर रहे हैं कि यू नो हम आपसे बिलोंग करते हैं. वेरी हैप्पी टू सी यू कि हमारे स्कूल के कॉलेज के आप लोग वहां तक गए. नाइस आई थिंक दैट वाज वंडरफुल. तो बात तो है एक्चुअली, बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, या किसी भी टाइम पे जो भी कनेक्टेड कभी रहे होंगे, तो अंदर से थोड़ा खुशी हो रही है, प्राउड फील कर रहा है. तो कहीं ना कहीं चाहे वो फेसबुक से या जिनके पास नंबर है नंबर से या लिंक्डइन से, जिस भी सोर्स से हो रहा है, कनेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं और कंग्रेचुलेट कर रहे हैं. तो एक अच्छा लगता है कि चलो नहीं, बिल्कुल 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 मतलब नहीं, अच्छा लगना भी चाहिए यार. इतनी मेहनत करके आप लोग शार्क टैंक पे गए, डील क्रैक किए, अच्छा क्यों और ना 5 लगे. शार्क डील ली भाई. पहली छोटी 5 बात शार्क थोड़ी डील है. पूरे सीजन की. छोटी बात थोड़ी है. साहिल जी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा. जनरली क्या होता है, मतलब फैमिली के अंदर चाचा ताऊ या मम्मी डैडी हमेशा ही बोलते हैं, आप जितना मर्जी पढ़ लो, वो बोलते हैं कि यार इतना नालायक है यार, और पढ़ ले भाई, और पढ़ ले. तो अभी किसी ऐसे बंदे का फ़ोन आया कि उसी बंदे का जो नालायक बोलता था वो ये बोलता हो कि यार मेरे को तो पता था ये बहुत आगे तक जाएगा. जनरली ऐसा होता है, मतलब हमारी फैमिलीज में होता है, सबकी बिल्कुल. फैमिलीज में होता है. आपकी फैमिलीज में भी था कुछ ऐसा? बिल्कुल होता है. तो मेरे साथ तो ये लाइफ में 2-3 बार हो चुका है हुआ है. कि बचपन से ही हाँ. मेरे को पढ़ाई तो मतलब जैसे जबरदस्ती डंडे मार मार के कराई हुई है. अच्छा. तो स्कूल टॉपर, क्लास टॉपर तो चलो वो बाय द वे हो गया, वो आउटकम था. उसके पीछे का जो डंडे और वो जो पड़े हैं वो तो अलग बात है, क्योंकि मैं तो पतंगों के पीछे भागता रहता था, सुबह का निकला रात तक घर ही नहीं होता, घर से कई बार निकाल दिया गया इसी बात के लिए. अच्छा. वगैरह वगैरह. तो 10th में जब नंबर आए वगैरह, तब बहुत लोगों का ये चेंज हुआ था. अच्छा, हमें तो पता था, हमें तो पता नहीं कर ही कि लेगा. करेगा. फिर जब 11th-12th के लिए दिल्ली गया था, DPS RK पुरम, जो IIT की तैयारी करने गया था, तब भी लोगों को बट तब IIT नहीं हुआ था क्लियर. ओके. और उसके बाद मतलब वो लाइफ का एक पहला फेलियर था एक तरह का. ओके. तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जैसे करते हैं ना, राइट ऑफ कर दिया था कि ये तो अब ख़त्म है, क्योंकि वापस चले गए. थोड़ा घर वालों का भी कॉन्फिडेंस टूट गया था कि ये अब क्या ही करेगा, क्या नहीं करेगा. BCom नॉर्मल ग्रेजुएशन की, CA स्टार्ट करवा दी फादर ने, क्योंकि वो इसी लाइन से थे. तो फिर CA में सडनली ऑल इंडिया रैंक आ गया 6th. तो फिर अच्छा. सडनली उनको उम्मीद जागी कि अच्छा नहीं, पूरा राइट ऑफ नहीं करते हैं. हमें तो पता था कि बाहर जाके शायद नहीं चल पाया, सिक्का खोटा नहीं है, चल जाएगा. तो अभी वो सिक्का कमाल कर गया शार्क टैंक में. फिर वो आगे चल के फिर जब कैट और MBA की तैयारी की, IIMs में एडमिशन हो गया, FMS में एडमिशन हो गया, तो फिर वो तब दूसरी बार ये हुआ कि अच्छा नहीं हमें तो पता था कि कर लेगा. तीसरी बार ये अभी रिसेंटली हुआ जब ITC की नौकरी छोड़ी, जॉब छोड़ी और अपना बिजनेस स्टार्ट किया. इस स्टेज पे आके ऑलमोस्ट 38-39 ईयर्स की एज पे आके जब बिजनेस स्टार्ट किया, फैमिली है, बच्चे हैं. अभी फिर बहुत सारे रिश्तेदारों ने, फैमिली फ्रेंड्स ने राइट ऑफ कर दिया था कि ये नौकरी छोड़ दिया इस उम्र में, ये तो खत्म, अब कुछ नहीं है. तो बहुत सारे सजेशंस मिल रहे थे, दुकान खोल ले, प्ले स्कूल खोल ले उस टाइप से. अब क्या करना उन लोगों का? अब फिर से वो है कि नहीं, वो तो मजाक कर रहे थे, हमें तो पता था कि कुछ कर लेगा. नाइस. तो जनरली ये होता ही है ना सबके फैमिलीज के अंदर. नाइस. आपको कुछ ऐसा मोमेंट? मेरे साथ मैंने साहिल के साथ इसको एक्सपीरियंस किया है. मेरे साथ ओरिजिनली नहीं था, क्योंकि मैं भी स्कूल टॉपर, क्लास टॉपर थी, तो वो थोड़ी वो गुड इमेज गर्ल्स की चलती है. गर्ल्स को ज़्यादा इतना नहीं बोलते. बट हाँ, जब साहिल ने इतना बड़ा स्टेप लिया था, ITC की नौकरी, और उस लेवल का जो हमारे कंफर्ट्स, लग्जरी, वो सब छोड़ा, तो सारा प्रेशर मेरे ऊपर आ गया था कि तुम इसको समझाओ, तुम इसको समझाओ, इसने रॉन्ग डिसीजन लिया है, लाइफ इज़ फिनिश्ड. कितनी बार स्टार्टअप को टाइम लगता है, टीदिंग ट्रबल्स होती हैं. लगता था मुझे भी कि यार सब सही बोल रहे, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे. इट टुक मी फ्यू मंथ्स कि नहीं. फिर मैं उनसे साहिल को डिफेंड करती थी, नहीं, गिव मी सम टाइम, साहिल को थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा देते हैं. बट हाँ, ये एक्सपीरियंस किया है मैंने कि जो लोग सोचते थे ना दैट दे आर लाइक, हाँ कुछ हैं ये, अब एकदम से वो बेवकूफ़ हैं, ये तो पागल हैं ये तो वो चीज़ एक्सपीरियंस की थी. बट थैंकफुली दिस हेल्प्ड, गॉड इज़ ग्रेट. तो अब
वही वापस आ गए हैं। नहीं नहीं, पता था आप कर सकते हो। जिस दिन लाइव स्क्रीनिंग हुई उस दिन भी मुझे 2-3 ने आके बोला। इवन आपकी डेडिकेशन यार, हैट्स ऑफ, मतलब इतनी अच्छी नौकरी के बाद, जॉब के बाद, पूरा लग्जरी लाइफ के बाद स्टार्टअप रन करना, इट्स हैट्स ऑफ रियली। पिच को लाइव में तो भी कुछ ही दिन हुए हैं, बट सबसे अच्छा मोमेंट क्या लगा अभी तक का? अभी तक का सबसे अच्छा मोमेंट तो आई थिंक जब लाइव स्क्रीनिंग हो रही थी, हमने जब वो देखा तो सबके चेहरे पे खुशी थी, एक बिलोंगिंगनेस, प्राउड मोमेंट तो था ही था। बट सबसे जो बात आई थिंक अच्छी लगी और जो टच की, हमारी बड़ी बेटी साइशा, जो पूरी जर्नी में उसने भी एक्सपीरियंस किया है ये सारा, उसने आके हम दोनों को बोला कि मामा पापा आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हाँ, इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। एक 11-12 साल का बच्चा ये चीज़ बोल रहा है, जिसने ये जर्नी हमारे साथ 2-3 साल झेली है और अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। वो सबसे प्यारा मोमेंट था। नाइस। मल्टीपल हग्स करी उसने, अपनी स्टोरी प्राउड ऑफ यू। मतलब उसके स्कूल के लोगों ने भी पूछा कि व्हाट आर यू प्राउड ऑफ। इंस्टा, स्नैपचैट स्टोरीज बच्चे डालते रहते हैं। एवरीबडी केम अप टू हर एंड दैट वाज लाइक, उस दिन आई रिमेम्बर नथिंग लेस देन, हम रात को 1:45 बज गए थे हमें सोते सोते, हर आधे घंटे में आके शी वाज सो हैप्पी। वो एक्सप्रेस कर रही थी अपना जेस्चर कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या बात है। कितने साल की आपकी डॉटर? शी इज 12 years old। वाओ, मतलब 12 इयर्स की एज के अंदर मतलब हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो, मतलब इस जर्नी में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम वो, बिकॉज हमारे 2 डॉटर्स हैं। छोटी वाली 5 साल की है, तो कितनी बार ऐसे होता था हम 11:30-12 बजे तक। फाउंडर कपल नहीं है, हम तो फाउंडर फैमिली है ना। क्योंकि जॉइंट फैमिली में तो रहते नहीं है, न्यूक्लियर सेटअप है। फैमिलीज का सपोर्ट लिमिटेड है, अलग अलग शहरों में रहते हैं, वो सब रहते हैं। तो हमें ट्रैवल करना है तो हम, वो भी हमारे साथ ट्रैवल करते हैं मीटिंग्स में। कि अगर मैं अकेला जा रहा हूँ या ईशा अकेली जा रही है फिर तो ठीक है, अगर हम दोनों को जाना है कहीं पे तो बच्चे बाय डिफॉल्ट साथ में चलते हैं। तो उनकी भी जर्नी हमारे साथ साथ ही चल रही है। मिनी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी। नहीं, वो पक्का है, वो 100% है। आज भी मेरे को लग रहा है वो एंटरप्रेन्योर के साथ साथ गेस्ट भी हैं। मेरे को लग रहा है पॉडकास्ट वो 2 लोग भी दे ही रहे हैं आज भी। चाहे वो बाहर बैठे इस सीट पे नहीं है, बट जल्दी इस सीट पे भी होंगे। नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ईशा, जब लाइव स्ट्रीमिंग थी मैं भी वहीं थी आपके साथ। इवन वहाँ पे काफ़ी ओल्ड आंटी भी आए थे, वो काफ़ी खुश हो रहे थे, कुछ कह रहे थे आपको, वो क्या था? हाँ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था। तो वो आंटी मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि, उन्होंने मुझे थैंक यू किया कि मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि ये, मैं तो मिलेट्स खाती हूँ बट मेरे घर में बच्चे या कोई नहीं खाते, अब आप लोगों की वजह से ये हेल्दी मिलेट्स मैं अपने बच्चों को भी खिला सकती हूँ। और बाय गॉड्स ग्रेस ये मेरे साथ 2 बार, दूसरी बार हुआ। हमने लाइव स्क्रीनिंग बहुत की है, अपार्टमेंट एक्टिवेशन बहुत की है, कॉर्पोरेट एक्टिवेशंस बहुत की हैं। तो इन्फोसिस चंडीगढ़ कैंपस में उनका एक किड्स फंक्शन था विद द फैमिलीज एम्प्लॉयज़ का, तो हमने वहाँ पे किया था। तो एक मदर मेरे पास आई थी एंड शी वाज सो सरप्राइज कि मैं हैरान हूँ, पिज्ज़ा खाने वाला मेरा बेटा ज्वार चीला खा रहा है, ये उसका दूसरा चीला है। क्या तो दैट वाज अ लवली मोमेंट फॉर अस कि चलो, मतलब वी आर ग्लैड कि बच्चों को टेस्ट पसंद आ रहा है। फिर हमने एक अपार्टमेंट एक्टिवेशन करी, उसका वीडियो वायरल गया था हमारा थोड़ा सा, कि बच्चे, हमारे शेफ जो लाइव बना रहा था उसके पास प्लेट्स लेके खड़े थे, चीला 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 बैंग कर रहे थे अपनी प्लेट्स। दैट वाज इंडीड अ मोमेंट। तो थैंक, टेस्ट पे इतना काम किया है तो वो अब रंग दिखा रहा है। वाह, वाकई वेरी में। नाइस। मतलब यानी कि आप एक स्टार्टअप ही नहीं बना रहे, एक बिजनेस ही नहीं बना रहे, आप लोगों की जीवन में चेंज भी लेके आ रहे हैं। इवन लोगों के तो फिर भी चलो कोई ना कोई ले आता है, आप जो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, बच्चों की लाइफ के अंदर एक ऐसी चीज ऐड कर दी है जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। मिशन ही यही था। नाइस, नाइस। देखो उसमें ना एक चीज़ जब हमने शुरू भी किया था ना, एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि खाने पीने के बिजनेस में जा रहे हैं। इंडिया में खाने का बिजनेस बिना टेस्ट के नहीं हो सकता। इंडिया में टेस्ट खाते हैं हम लोग, मतलब हम लोगों के लिए खाना एक फीलिंग है, इमोशन है। इमोशन है। है एक्चुअली। तो जब तक हमें खाने में इमोशन नहीं आएगा, फीलिंग नहीं आएगी, हम खाना अडॉप्ट करेंगे ही नहीं। और यही कारण है कि जब बहुत सारे हेल्थ फूड ब्रांड्स आए हैं या स्टार्टअप्स किए हैं, उनको सबसे बड़ी स्ट्रगल ये आती है कि इंग्रेडिएंट्स तो सही डाल दिए, टेस्ट डालना भूल गए। अब जब टेस्ट ही नहीं है तो हेल्दी खाना तो बीमारों का खाना लगेगा ना, लगेगा वो। तो बच्चे क्या, वो बड़े भी नहीं खाएंगे। तो ये कितना चैलेंजिंग था? देखो विद एक्सपीरियंस उतना चैलेंजिंग नहीं रहा कि 17 ईयर 17 साल
फूड इंडस्ट्री में काम किया है, बहुत क्लोजली कस्टमर फीडबैक नोट किया है, कस्टमर रिस्पॉन्सेज देखे हैं। ईशा ने जब अपना बिजनेस चलाया था टिप्स फ्रैंकी का, उसमें इसने जो मसाला रेसिपीज बनाई थी, तो थोड़ा सा वो हैक और वो हमेशा से रहा है। फिर भी जब इसमें कर रहे थे तो हमने कुछ अच्छे वेल नोन शेफ्स को ऑन बोर्ड किया था, तो ईशा प्लस शेफ्स प्लस मैं खुद, तो हम चारों लोगों ने मिलके ये रेसिपीज बनाई और मल्टीपल टाइम्स इसको थ्रू एंड थ्रू उसको किया। तो पहली रेसिपी बनी, उसको हमने हमारी रेसिपीज को और पहली सेल होने में 8 से 9 महीने का गैप था। तो मैंने जॉब छोड़ी अगस्त 2022 में, सितंबर तक हमारी रेसिपीज तैयार हो गई थी। सेल हमने एक्चुअल स्टार्ट की मार्च 23 में। सितंबर से मार्च तक हमने मल्टीपल जगह सैम्पलिंग कराई, मल्टीपल जगह ये एक्टिवेशन कराई, फीडबैक लेते रहे, जैसे अपार्टमेंट एक्टिविटी ये बता रही हैं या वो सब करते रहे। तो हर मोमेंट के बाद जो जो फीडबैक आ रहा था उसको इनकॉर्पोरेट करते रहे कि अच्छा इसमें अब नमक ज़्यादा हो गया या कम हो गया या मसाला नहीं है या वो नहीं है। तो करा के फाइनली उसके 2-3 अल्टरेशंस होने के बाद जब हमें तसल्ली हो गई कि 99 नहीं 100% लोगों ने बोल दिया कि यार ये तो मस्त चीज़ है, खाएंगे हम, उस दिन हमने इसको फिर एक्चुअल अमेजोन पे डाल के सेल चालू की। वाह, नाइस। इसके साथ हमने थोड़ा सा हेल्थ एस्पेक्ट भी हिडन डाल दिया बीच में। तो साथ में हमने इसको फूड टेक्नोलॉजिस्ट को भी लिया था ऑन बोर्ड, जो कि कौन सी दाल कितनी प्रपोर्शन में डालनी है जिससे कि इतना प्रोटीन आएगा, कौन कौन सी दाल की क्या क्वांटिटी रहेगी, फाइबर के लिए क्या डालेंगे, वो भी हमने रखा कि हेल्थ इज गिवन इन दिस। वेरी नाइस, सुपर्ब। और मतलब ये है कि हम चाहते थे कि इस ब्रांड को एक सच में ऑनेस्ट ब्रांड की तरह बनाएं, कि सिर्फ बोल के एडवर्टाइज करके कि हेल्दी है, और जो बहुत सारी कंपनियां करती हैं कि एडवर्टाइज तो करती हैं हेल्दी है, बट घुमा के देखो इंग्रेडिएंट्स में तो प्रिजर्वेटिव भी पड़े हुए हैं, आईएनएस एजेंट भी पड़े हुए हैं, रिफाइंड शुगर भी पड़ी हुई है, मैदा भी है, पाम ऑयल भी है, मतलब वो एंडलेस लिस्ट है इतनी बड़ी। बहुत सारे, मैं अभी नाम 10 गिना सकता हूँ, बड़ी कंपनियों के भी और छोटी कंपनियों के भी, जो खुद को क्लेम करती हैं कि हम हेल्दी हैं, बट ये सारे अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स और अनहेल्दी भी क्या बोले, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स तो उन्होंने डाले हुए हैं। तो वो बिक कैसे रहे मार्केट में? अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है। इंग्रेडिएंट्स पढ़ने ज़रूरी हैं, ये तो हमें बचपन से किसी ने सिखाया नहीं ना, स्कूल में, कॉलेज में, थ्रू आवर एजुकेशन। हम तो शुरू से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना, वेस्टर्न ब्रांड्स को प्रेज करना, उसी के पीछे चले हुए हैं। उन्होंने जो बोल दिया वो ठीक है, उन्होंने जो टीवी पे ऐड दे दी वो ठीक है। ये अवेयरनेस तो अब आने लगी है। वो कैसे? जैसे अब धीरे धीरे रेवोल्यूशन आ रहा है, धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जैसे फूड फार्मर एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेबल पड़ेगा इंडिया। फूड फार्मर, हाँ, आई थिंक मैंने भी सुना है उनका। Correct. आया था ये वाला कैंपेन मेरे सामने ना। लेबल पड़ेगा इंडिया इज अ वेरी पावरफुल कैंपेन जो फूड Even फार्मर मैंने चला support रहा भी है। किया था उनको, उनकी सपोर्ट के लिए मैंने बोर्नविटा की एक रील भी बनाई थी। अच्छा, मेरे को अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बॉर्नविटा ठीक है, ठीक है। कंट्रोवर्सी से पॉपुलर हुए थे, और उसके बाद काफ़ी ब्रांड्स को लेके उन्होंने उनका डाइसेक्शन किया है कि एक्चुअली में क्या क्लेम करते हैं और रियलिटी में क्या है। तो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट का किया अभी तक? हमारे प्रोडक्ट का अभी तक नहीं किया, बट वी विश कि वो भी करें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जेन्युइनली 100% क्लीन है, विद नहीं। नो आर्टिफिशियल एडिटिव। नहीं, बिल्कुल करेंगे 100%। फूड फार्मर भैया, अगर आप इस वीडियो को, पॉडकास्ट को देख रहे हो, तो प्लीज इनके प्रोडक्ट को रिव्यू कीजिए, जरूरत है अभी लोगों को जानने की। अभी तक आपने बताया है कि जो प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, वो प्लीज अच्छे प्रोडक्ट्स पे भी रिव्यू दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन हमसे आता है कि आपके प्रोडक्ट आप क्लेम कर रहे हो कि 0 प्रिजर्वेटिव हैं, शुगर, मैदा, पाम ऑयल नहीं है, तो शेल्फ लाइफ 9 महीने की कैसी है? तो उसमें फूड टेक्नोलॉजी का काम आता है। फूड टेक्नोलॉजी कैसे की है कि हमने जो दालें, ग्रेन्स वगैरह जो हमने इसमें डाली हैं, मार्केट में जो मिलती हैं 18 से 22% मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने रहती है। मॉइस्चर को कितना कम करना चाहिए जिससे नेचुरली उसके न्यूट्रिएंट्स भी बरकरार रहें और शेल्फ लाइफ नेचुरली बढ़ जाए उसकी। तो उस पे काम किया है कि मॉइस्चर कंटेंट कम किया जाए और राइट प्रोपोर्शन में मिक्सचर हो, सो दैट
बिना प्रिजर्वेटिव डाले ये प्रोडक्ट हमें 9 महीने की शेल्फ लाइफ दे सके। साहिल जी, जैसे आपने ये सारा कॉन्सेप्ट ही बता दिया कि आपने मॉइस्चर कम किया ताकि इसकी शेल्फ लाइफ सही हो पाए, तो आपको नहीं लगता आपने पूरा रेसिपी बता दिया अपनी, तो कोई और कॉम्पिटिटर सेम चीज़ करके आपके सामने कम्पीट करेगा? बहुत अच्छी बात है अगर कॉम्पिटिटर्स और आते हैं सिमिलर स्पेस में, मार्केट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, मार्केट उतनी तेज़ी से बढ़ेगी, बिकॉज हेल्दी जेन्युइन ब्रांड्स की ज़रूरत है। वेरी नाइस। बड़े कंपनी, बड़े मार्केटिंग, फूड मार्केटिंग कंपनीज जो कर रही हैं वो तो झूठ बोल बोल के अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं। मैंने तो इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है। हेल्दी बिस्किट में कितना हेल्थ है, 43% मैदा है, बाकी 23% पाम ऑयल है और 25% शुगर है, तो वो कहाँ से हेल्दी रह जाता है। लाइकवाइज बच्चों के लिए हेल्दी पैनकेक बेच के कंपनीज बेच रही हैं जो बना ही मैदे और पाम ऑयल से हुआ है और उसमें चीनी भर भर के डाल रखी है। वो कहाँ से हेल्दी हो गया? बच्चों के लिए चीनी कैसे हेल्दी हो गई? हमने अब एक नई रेसिपी बनाई है जो बच्चों के मतलब की है, पैनकेक बनाया है, लेकिन 100% हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। मिलेट से बनाया है, स्प्राउटेड मिलेट से बनाया है और जैगरी से बनाया है, चीनी नहीं है। तो द आइडिया इज कि अगर और ब्रांड्स आते हैं और स्टार्टअप्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये स्पेस उतनी तेजी से बढ़ेगी, उतनी बड़ी बनेगी, सबके लिए बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट उसके अलावा भी मुझे लगता है कि बिजनेस सिर्फ आइडिया के दम पे नहीं चलता, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर स्टार्टअप के पास वो एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी शायद ना हो, और जो जितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर लेगा वो उतनी जल्दी मार्केट कैप्चर कर लेगा। तो सिर्फ रेसिपी नहीं है, रेसिपी तो हमारे पैक पे पीछे लिखी हुई है ना, वो तो हम कुछ हाइड करता ही नहीं है, वो तो जिसको कॉपी करना है कर ले। और कुछ स्टार्टअप्स हैं जो हमसे 2-3 साल पहले भी चल रहे हैं, शार्क टैंक में भी आ चुके हैं। अच्छा, वो वो तो शेमलेसली हमको कॉपी करता रहता है। अच्छा। हमारी फोटो देख के वो हमारे अपने पैक बदल लेता है। पूरा हमारे पैक पे चीलास में पनीर भरा हुआ है, बीच में वेजीज हैं, साथ में 2 चटनी के बाउल। उन्होंने भी विद इन 2 months फटाक से सेम कॉपी। तो I was looking at it and I was like, पहले वो okay. बोलते थे कि हम किड्स ब्रांड हैं, हमने बोला हम वर्किंग पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं और बाय द वे बच्चे भी खा सकते हैं। तो उन्होंने अपना एक SKU निकाल दिया। अच्छा नहीं, हम किड्स नहीं है, हम बड़ों के लिए भी एक लेके आ रहे हैं। कौन है वो तो ठीक है, अच्छा हमें भी पता लगा। हमने हमारी टैगलाइन कंपटीशन है। हमारी टैगलाइन है टेस्टीएस्ट देसी ब्रेकफास्ट। हम देसी ब्रेकफास्ट को प्रमोट कर रहे हैं टेस्टी बना के। अभी मैंने कल देखा कि हमारे प्रमोशन शार्क टैंक पे आने के बाद उन्होंने स्विगी पे और 1-2 जगह और अपना लोग बैनर लगा दिया, टेस्टी देसी नाश्ता। अच्छा, मतलब इस लेवल की कॉपी कर रहे हैं कि भाई। अच्छा, वो स्विगी पे भी है। हाँ। यार बता दो कौन है शार्क टैंक पे आया था? ग्लैडफुल। अच्छा। तो हमारे लिए एक फ्लैटरिंग मोमेंट भी है कि हमारे से 2 साल 3 साल पहले किया हुआ स्टार्टअप आज हमें कॉपी कर रहा है। नहीं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बात क्या हो सकती है? नहीं, ये तो वैसे भी मतलब सच में एक अच्छी ही बात है ना, कोई हमें फॉलो कर रहा है। करेक्ट। नाइस नाइस नाइस। और मुझे वो थॉट भी आपका बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई कॉपी करके रेसिपी अगर ऐसे ब्रांड्स बनाता है तो मोस्ट वेलकम है। दिस इज नॉट कंपटीशन। मतलब अगेन ये हेल्थ की भी बात हो रही है, Correct. ये सिर्फ खाली बिजनेस की बात ही नेक्स्ट नहीं हो रही है। जनरेशन हाँ, ये लोगों खाली से आप दिल से हेल्प करना चाह रहे हैं सबकी, जो मुझे लगा। हाँ, मतलब वैसे भी यहाँ पे बिजनेस की बात ही नहीं हो रही है, हेल्थ की बात भी हो रही है। Correct. और पता है क्या चक्कर है, अपकमिंग जनरेशन की हेल्थ जितनी अच्छी होगी उतना ही ऑब्वियस है हर चीजों के अंदर ग्रोथ आएगी। Correct. जितना टाइम वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, जितना अच्छी उनकी हेल्थ होगी, माइंड होगा, ऑब्वियस है। कोविड के टाइम में हम सब ने देखा है ना, देखा ये है। हमारा डिसीजन भी स्टार्टअप करने का ड्यूरिंग और आफ्टर कोविड ही तो स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो हम भी जॉब में लगे हुए थे, अपना कर रहे थे। कोविड के टाइम में कितना क्लोजली देखा है कि इम्यूनिटी तो है ही नहीं। मैं अभी आने ही वाला था इसके ऊपर ना। 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस होने के बाद भी ऐसी क्या किक मिली जो आपको ये स्टार्ट करना पड़ा? तो कहीं ना कहीं माइंड में तो था कि इतना एक्सपीरियंस है, आप दूसरों के लिए ब्रांड बना रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ब्रांड बना रहे हो, कहीं ना कहीं कोई कॉज है जो सर्व कर रहे हो। शुरू में ASM बने, फिर RSM बने, एरिया सेल्स मैनेजर बने, रीजनल सेल्स मैनेजर बने, नेशनल सेल्स मैनेजर बने, कल को सेल्स डायरेक्टर बन जाएंगे, CEO बन जाएंगे। पर इसमें नया क्या है? ये तो हर 5 साल में कोई NSM बनता है, हर 10 साल में कोई सेल्स डायरेक्टर बनता है, हर 15 साल में कोई CEO बनता है। नहीं तो कुणाल जी सही कह रहे थे, आप CEO बन जाओगे। हाँ, तो पेडिग्री तो वैसी ही है, FMS से निकले हुए बच्चे, फिर भी IIM मतलब से निकले हुए startup- बच्चे,
इतने साल FMCG काम करके अल्टीमेट जर्नी वही होती है कि CEO बन के फिर रिटायर होते हैं। पर मुझे वो 2 साल जो कोविड का लॉकडाउन था, 1.5 साल, तब ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी आ रहा था कि यार इसमें नया क्या है। ये तो हर 5 साल में कोई NSM, हर 10 साल में CEO, हर 15 साल में कोई डायरेक्टर, चेयरमैन बन रहा है। इज दैट द पर्पज ऑफ माई लाइफ? किसी कंपनी का सेल्स डायरेक्टर बनना, किसी कंपनी का CEO बनना, क्या वो मेरी लाइफ का पर्पज है? तो वो इंट्रोस्पेक्शन मेरे को उस टाइम इतनी स्ट्रांग आ रही थी कि यार पर्पज हैज़ टू बी लार्जर देन दिस। सिर्फ एक कॉर्पोरेट जर्नी में चलते जाना, कॉर्पोरेट लैडर को पकड़ते जाना कैन नॉट बी द पर्पज ऑफ लाइफ ना। हम सोसाइटी को क्या दे के जा रहे हैं, पीछे हम क्या करके जा रहे हैं, उस पे जब दिमाग चलना स्टार्ट हुआ तो फिर रियलाइज़ हुआ कि यार इम्यूनिटी तो ख़त्म हुई पड़ी है ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड। तो और खा क्या रहे हैं? मैदा, चीनी, पाम ऑयल, कुछ भी उठा लो आप, इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, ये 3 तो आपको हर एक में मिलेंगे। और प्रिजर्वेटिव्स ऐसे भर भर के डाल रखे हैं कि मतलब वो जो बची खुची वो रहती है वो भी ख़त्म। तो वहाँ से दिमाग चलना स्टार्ट हुआ कि यार अगर इस चीज़ को सॉल्व कर दिया, बिजनेस बनेगा वो एक सेपरेट है, खुशी कितनी मिलेगी और कितनी फैमिलीज को खुशी मिलेगी इस चीज़ से। तो वो जब हमने आपस में डिस्कस किया तो वहाँ से वो क्लिक हुआ कि यार ये सही है। एंड देन फिर अपना एक्सपीरियंस, किस कैटेगरी में जाना है, ब्रेकफास्ट में जाना है, स्नैकिंग में क्यों नहीं जाना, देसी इंडियन ब्रेकफास्ट में जाना है और म्यूसली साइड में या उस इंग्लिश ब्रेकफास्ट में क्यों नहीं जाना, वो सब नंबर्स और एक्चुअल मार्केट की एनालिसिस थी। बट वो कॉज और ट्रिगर वहाँ से शुरू हुआ था। वाओ, सुपर, मतलब सलाम है। मतलब आप इतने, और वैसे ये इतना बड़ा रिस्क लिया कैसे है? रिस्क तो है। हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ, इतना बड़ा रिस्क लिया कैसे? देखो रिस्क तो है और मतलब लोगों ये को तो समझ में आ गया। देखो कोच के लिए कितना है, हाँ। शायद बैक ऑफ द माइंड ना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें अच्छा करना है ना। इवन शायद मैं भी सोचता हूँ कहीं ना कहीं कुछ देश को कंट्रीब्यूट करना, अच्छा करना है, बट बंदा आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि बिकॉज अगेन रिस्क लेना पड़ता है ना। Correct. अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। Correct. और दैट वाज योर कंफर्ट जोन। बिल्कुल। इतने अच्छे 17 इयर्स के जॉब पीरियड के अंदर Correct. आप एक नेक्स्ट लेवल जाने वाले थे। Correct. शायद CEO बन जाते कंपनी के। आई थिंक सुंदर पिचाई भी CEO ही है गूगल के, है ना? आई थिंक वो सेम ही स्टेटस हो गया। कैसे लिया मतलब वो रिस्क यार? रिस्क मतलब तो मतलब यानी कि देखो, हाँ, वो रिस्क कैसे ले पाए आप? बेसिकली आप फाइनेंशियली स्टेबल थे या मतलब क्या, कैसे? देखो फाइनेंशियली स्टेबल तो जॉब में रह के आप किसी भी पॉइंट तक होते नहीं हो। अब कितना ही सोच लो, स्ट्रगल तो रियल है और फाइनेंशियल स्ट्रगल भी होती है क्योंकि ऐसे कोई फैमिली का बैकग्राउंड तो बिजनेस का है नहीं है। ऐसे कोई हमारे पीछे के वो प्रॉपर्टीज और वो सब तो चल नहीं रही हैं। तो जो भी सेविंग्स थी, अपनी जॉब की सेविंग्स थी, प्लान ज़रूर किया था कि 2 से 2.5 साल की सेविंग्स हैं, तब तक इसको बिल्ड करेंगे और आगे इसको फिर आगे स्केल करेंगे। पर रियलिटी में होता कुछ और ही है। वो 2-2.5-3 साल की सेविंग तो हमारी लेस देन 12 महीने में ख़त्म हो गई थी। वो भी एक अलग स्टोरी है कैसे ख़त्म हुई। बीच में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने चीट किया, पर नहीं बिल्कुल जानना चाहेंगे। उनको भी पता लगे कि हमने चीट किया था। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ और उसके बाद कैसे सरवाइव किया फिर? तो हमने जब स्टार्ट किया था, हम अलग अलग इवेंट्स पे अपना लाइव एक्टिवेशन करते थे। तो ऐसे ही एक इवेंट पे हमें एक सो कॉल्ड एक्स फाउंडर मिला जो क्लेम करता था कि मैं 2 स्टार्टअप्स चला चुका हूँ, सेल कर चुका हूँ और अब मैं स्टार्टअप्स को मेंटर कर रहा हूँ। गुड़गांव में रहता था, बॉम्बे का बंदा था, गुड़गांव शिफ्ट होके आया हुआ था और उसकी भी अपनी एक स्टोरी, सच थी झूठ थी हमें नहीं पता, बट एक स्टोरी के साथ अपनी कहानी शुरू करता था कि उसकी वाइफ कैंसर पेशेंट थी, वो मर गई, वो है, उसका बेटा है, और उसके फादर हैं, कोई कॉज नहीं है, तो मैं अब सिर्फ स्टार्टअप्स की हेल्प करना चाह रहा हूँ एंड ऑल दैट। चंडीगढ़ में आया था और रिलेटेबल सोर्स से आया था जिसको हम यूजुअली डाउट नहीं करेंगे। तो वहाँ सबका कॉन्फिडेंस जीता उसने। कहता मैं आपको मेंटर करूँगा, करा के आपको इन्वेस्टर्स से भी मिलवाऊंगा और बिजनेस को इसको हम स्केल पे लेके जाएंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुआ क्या, 1-1.5 महीना वो हुआ, आप इसमें आपकी मार्केटिंग ठीक नहीं जा रही है, आप ये वाली एजेंसी को करो, ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसको आपके बिजनेस का नैरेटिव बिल्ड हो जाएगा। नैरेटिव वाज द वर्ड जो वो यूज़ करता रहता था। फलानी उससे करो, ये हो जाएगा। ऑफिस चंडीगढ़ में नहीं होना चाहिए, ऑफिस गुड़गांव में होना चाहिए, इन्वेस्टर्स को चंडीगढ़ पसंद नहीं आता है,
ऑफिस गुड़गांव में होना चाहिए, इधर इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो। 20-25 लाख रुपए हमारे उसने 1-1.5 महीने में बर्न करवा दिए। विद इन दैट टाइम हमको रियलाइज हुआ, एंड देन 1-1.5 महीने में आउटकम तो कुछ आ नहीं रहा था। और तब जब उससे सवाल पूछने शुरू किए कि भाई किस चीज़ के इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या है, नहीं आपने उनसे सवाल पूछे? मैंने सवाल पूछे उससे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की हो रही है, क्योंकि वो और पैसे मांग रहा था, अभी 2.5 लाख इसको दे दो, अभी 2.5 उसको दे दो। मैंने कहा भाई जो पहले दे रखे हैं उसका क्या? टोनालिटी स्टार्टेड चेंजिंग। फिर धीरे धीरे पता चला, बंदा 4 लोगों से और बात की तो पता चला हम अकेले नहीं हैं, बहुत लोगों से बहुत सारे पैसे उड़ा के मार गया हुआ है। अच्छा। चंडीगढ़ लुधियाना सर्कल से ही कुछ ना कुछ 1-1.5 करोड़ रुपया उठाया हुआ है। और अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि बॉम्बे से शिफ्ट नहीं हुआ था, बॉम्बे से भाग के आया हुआ था। मल्टीपल FIRs चल रही हैं उसके अगेंस्ट, कुछ ना कुछ 3-4-5 करोड़ का किया हुआ है। और उसकी जो सो कॉल्ड वो एजेंसी थी, वो और ये बंदा सेम कंपनी में डायरेक्टर्स थे, अपनी ही कंपनी थी वो, अनदर कंपनी। और वो बंदी भी जिसकी वो थी, अब वो US भाग गई है। मतलब स्टार्टअप कल्चर में भी इस तरीके के स्कैम्स होते हैं। इतने एक्सपीरियंस के बाद भी हमने धोखा खा लिया। और वो हमारे इस स्टार्टअप जर्नी का लोएस्ट पॉइंट था, 2 कारण से। कि एक तो जो हमारी 2.5-3 साल की प्लानिंग थी सेविंग वाली, वो सडनली बर्न हो गई, और रनवे हमें दिख रहा था कि बस 2 से 3 महीने का रनवे बचा है, बिजनेस चलाएंगे कैसे और घर चलाएंगे कैसे। और दूसरा ये बात भी हिट कर रही थी कि यार इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हमें बेवकूफ़ बना गया, वो ऐसे चूना लगा गया। तो छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेज से निकल के स्टार्टअप ड्रीम लेके चल रहे हैं, 1-2 साल एक्सपीरियंस वाला है, उनका क्या हाल होता होगा। तो ये चीज़ हमें काफ़ी टाइम तो नहीं बट कुछ दिन तक हिट करती रही। एंड देन वी काइंड ऑफ सैट डाउन की रियलाइज की यार जो हो गया उसको तो छोड़ना ही खत्म करो, पड़ेगा। आगे बढ़ो। उसको ज्यादा स्क्रैच करके बिजनेस तो नहीं चलने वाला। उसने पैसे वापस आने होंगे, आएंगे, नहीं आने होंगे, नहीं आएंगे, किस्मत के होंगे तो मिल जाएंगे, इस तरह से नहीं किसी और तरह से मिल जाएंगे। बट वो एक पॉइंट वॉज वेरी लो पॉइंट ऑफ दिस स्टार्टअप जर्नी, बिकॉज आपके पास पैसे ही सडनली खत्म हो गए हैं, रनवे आपका शॉर्ट हो गया है, प्लस ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं वो कर रही थी कि यार ये चलेगा कैसे। साहिल जी कमाल है, मतलब पता है क्या चक्कर है, रिस्क के साथ साथ इतने बड़े सेटबैक के साथ आप फिर भी शार्क टैंक पे ले आए हैं ना। बहुत ज़्यादा कमाल है, हेड्स ऑफ है। और आपने स्टोरी शेयर की, बहुत अच्छा किया। पता है क्यों? बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और अपकमिंग स्टार्टअप्स ना इस पॉडकास्ट को देखेंगे। इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ खाली यही नहीं है कि हम लोग आपके स्टार्टअप्स के बारे में जाने और प्रमोट करें, इवन आपकी जर्नी के बारे में जाने, ताकि जो बाकी लोग इसको देख रहे हैं ना उनके साथ ऐसा ना हो। करेक्ट। साहिल जी, स्टार्टअप की तो काफ़ी सारी बातें की, कैसे आपने नेचरिक को स्टार्ट किया, कहाँ तक अभी लेकर आ चुके हैं, कितने प्रोडक्ट्स बना चुके हैं आप। बट ईशा जी से कैसे मिले ये जानना चाहेंगे हम। एंड ईशा जी बिजनेस में कैसे आए, अब कैसे आपकी हेल्प कर रहे हैं? जवाब ईशा जी दें तो बेटर है। और ईशा जी आपने रोका क्यों नहीं जब ये 25 लाख रुपए उड़ा रहे? क्या आपने भी नहीं बरका बंदे को? इन्होंने ये बात सच तो है। स्टार्टअप करने और आपने इनको जॉब क्विट करने क्यों दी? क्विट करके साथ साथ इन्होंने 25 लाख रुपए का लॉस कर दिया। तो साहिल और मेरी ये बात तो 3-4 साल से चल रही थी कि साहिल को कुछ करना है, कुछ करना है। 3-4 साल मैंने खींचा, 6 महीने करते देखते हैं, सोचते हैं, करते। तो साहिल को समझ में आ गया कि ये तो ना गोली दे रही है। तो एक दिन अचानक ऐसे ही साहिल ने मुझे आके बताया आज मैंने पेपर्स डाल दिए, मैं क्विट करके आ गया हूँ। मेरे तो पैरों तले जमीन हिल गई कि क्या, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, हाउ लाइफ कैसे चलेगी। मेरे आई हैव अ फैमिली, बच्चे हैं, working थे स्कूल उस गोइंग वक्त? किड्स है। नहीं, मैं भी सबैटिकल पे चल रही थी। मेरी आई हैड जस्ट डिलीवर्ड 6-8 months बैक ओनली। तो आई वाज लाइक ओ गॉड, मतलब पहले 2 दिन तो मैं जो रोना धोना, मतलब मुझे लग रहा था लाइफ एकदम से इतना बड़ा शॉक कि मैं कैसे करेंगे हम। पूंजी तो हम बच्चों के लिए बना रहे थे, तो वही पूंजी इसमें लगा देंगे तो व्हाट अबाउट किड्स, आगे कैसे। डॉटर्स हैं मेरे पास। तो कुछ टाइम लगा, फिर हम आपस में बैठे, साहिल ने थोड़ा प्लान शेयर किया कि ऐसे 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 करेंगे। आई थिंक 2-3 दिन लगे, फिर थोड़ा जागे, फिर साहिल ने कॉन्फिडेंस दिलाया कि तुम तो पहले भी कर चुकी हो, मेरा ये दूसरा था, सेकंड टाइम एंटरप्रेन्योर बनना था। तो साहिल ने फिर याद दिलाया कि कैसे कैसे किया था। तो फिर वो, एंड आई हैव ऑलवेज एन्जॉयड माई एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब मज़ा आता है मुझे इसमें। तो वो अंदर से वो फूल एंटरप्रेन्योर जाग गया और वो मज़ा याद आ गया। तो फिर मैंने साहिल को बोला कि देखो
टेस्ट तो आई नो ही इज बिन ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट टेस्ट एंड ऑल, लाइक खाना तो मैं भी ठीक बना लेती हूँ, रेसिपीज मैंने ठीक बनाई भी है, लेट्स डू इट टुगेदर। तो एक बार के लिए लगा, वी वर थिंकिंग क्योंकि एक बंदा जॉब ले लेगा और साहिल अपना स्टार्टअप चलाएंगे, बट वो पैशनेट फूड एंटरप्रेन्योर अंदर से उछल उछल के बोल रहा था, तो लाइक देखी जाएगी, अपनी पूंजी जितनी इतनी सालों से कमाई थी लगा दी, लेट्स टेक अ बेट, देखते हैं। यार इतना ट्रस्ट तो मुझे लगता है लव मैरिज में ही होता है। लड़की भाग जाती है तो पक्का लव मैरिज हुई होगी अपनी। हाँ मतलब कम अरेंज, उसको हमने अरेंज कराया था। तो उसमें भी तो कब मिले थे साहिल से आप? 2009 के एंड में, 9 में मिले थे। एंड में मिले थे। 2011 में हमारी शादी हुई थी। बट जनरली ना बहुत कम देखा जाता है ऐसा कॉम्बो, है ना, हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड रिस्क ले रहा है, वाइफ सपोर्ट कर रही है। हाँ कमाल है, वेरी नाइस। और मतलब रिस्क क्या, मेरे को लग रहा है अभी जैसे मैम ने बताया बच्चे भी रिस्क ले रहे हैं आपके साथ साथ। एक्चुअली बच्चों का भी रिस्क तो पूरा बनता है, वो तो उनका भी रिस्क तो है क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो काफी उनको भी करना पड़ रहा है ना पिछले 2-2.5 साल से। उससे पहले जो जितने फ्रीक्वेंट हॉलीडेज हो रहे थे, जितने फ्रीक्वेंट उनके वेकेशंस हो रहे थे, आउटिंग्स वगैरह पे, कहीं ना कहीं टाइम की वजह से भी और फाइनेंसेस की वजह से भी, दोनों वजह से कट डाउन तो होता ही होता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो उनका भी हो रहा है इस चीज़ में, एक्सपीरियंस में। बट जैसे मैंने बोला कि हम सिर्फ फाउंडर कपल नहीं हैं, हम तो फाउंडर फैमिली हैं, तो वो भी इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, और इसीलिए शायद वो इतना प्राउड फील कर रही थी जब वो लाइव स्क्रीनिंग देखी उसने। वाह, फाउंडर्स फैमिली, वाह। ये हमारे फर्स्ट वीसी 100x मुंबई जब हम गए थे, उन्होंने भी बोला उनके बैचेस होते हैं, हम क्लास 11 में थे 100x के, क्लास 12 अब चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि 11 क्लासेस हो चुकी हैं, यू वर द फर्स्ट फाउंडर जो अपने बच्चों के साथ आया था। दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ 1 महीना वहीं रहना होता है, उनके साथ वी वर्क टुगेदर। इट्स लाइक आज तक कोई किसी फाउंडर के बच्चे नहीं आए। तो 1 महीना वहां पे रहे हो आप बॉम्बे में विद किड्स? हाँ। तो उस टाइम पे उनकी स्कूलिंग एवरीथिंग देन? तो थोड़ा मैनेज किया था बीच बीच में, मतलब तो मैं तो पूरा टाइम वहाँ पे था, क्योंकि एक फाउंडर को तो पूरा टाइम ही होना है। इनकी कुछ बीच में छुट्टियां कराई थी, और ईशा फिर बीच में 2 ट्रिप्स बीच में लगा लिए थे, हफ्ता एक्सटेंडेड वीकेंड्स स्ट्रेच करके वहाँ पे रह गए, और बीच में फिर 1 हफ्ता आके स्कूल लगा लिया, एंड देन केम बैक अगेन द किड्स हेल्प्ड देयर। 10 दिन का काम फटाफट करा, बैकलॉग संभाला, they've been helping in all possibilities। और बड़ी वाली का तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे बढ़ जाती है ना, क्योंकि हम दोनों तो पूरा दिन वहाँ उनके साथ इन्वॉल्व रहते थे, सुबह 9:30 से लेके लेट नाइट्स भी हो जाते थे 9, 9:30, 10 बजे तक, और ये दोनों अकेले होते थे। तो एल्डर वन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती थी कि उसको अपना भी देखना है और छोटी को भी देखना है। मैं कितनी मीटिंग्स पे जाती थी, साहिल ट्रैवल कर रहे होते थे, अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना ही है। एक मुझे अच्छे से याद है अभी, लास्ट जो हमारे एक और सेलिब्रिटी शेफ से मैं मिलने गई, 2nd मीटिंग थी मेरी, और उन्होंने बच्चों को हमारे साथ ग्रो होते हुए देखा है। तो मीटिंग, उनका केबिन नीचे था, मैंने ऊपर बच्चे उनके रेस्टोरेंट में बिठाए, एंड उन्होंने अपने फ़ोन के कैमरा में देखा और मुझे बोल रहे, मैम वो आपकी डॉटर्स है ना? मैंने कहा हाँ जी सर। मैम इतने इंडिपेंडेंट हो गए बच्चे आपके, वो छोटी वाली कितने बड़ी होगी, बड़ी वाली कितने अच्छे से देख रही है, आपने इस टेन्योर में बच्चे कितने इंडिपेंडेंट कर दिए। लाइक सर ये अपने आप ही सीखे हैं सारा। कमाल है। Hands up यार। अच्छा, तो अभी आपने बताया ईशा जी 100x VC के बारे में, है ना? वो बेसिकली क्या है, मतलब जैसे अगर हम बात करें 100x VC, तो वो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है हाँ, जो सीड फंड डालते हैं, ओके, एंड देन दे पहला चेक उनका आता है, और उसके बाद वो 15% आपका इक्विटी लेते हैं। और ब्यूटी ऑफ दैट 100x इज कि वो 1 महीना आपको अपने पास रखते हैं, पूरा दिन 9 to 8 वर्कशॉप्स चलती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैसे मैनेज करते हैं, पूरा उसमें सिखाते इन हैं। डेप्थ नॉलेज। वाओ, उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब Very वो nice। हमारे पहले इन्वेस्टर हैं। ओके। अच्छा, और फर्स्ट इन्वेस्टर वही हैं आपके? पहले इन्वेस्टर हमारे वही हैं। आफ्टर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली तो ठीक है, अच्छा। जो छोटा चेक डे 0 पे मेरे 2 पुराने फ्रेंड्स ने डाला था। इक्विटी बेस्ड या जस्ट हेल्प? फ्रेंड्स ने हाँ, इक्विटी बेस्ड, Equity based, okay। इक्विटी बेस्ड, बट वैसे हमारे पहले इन्वेस्टर 100x VC हैं। ओके, तो उनका कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नाइस कि
वो सिर्फ पैसे नहीं डालते, हम्म। पैसे के साथ साथ स्टार्टअप कैसे बिल्ड करना है, स्टार्टअप कैसे बनाना है, वो भी सिखाते हैं। क्योंकि हमें तो चलो ठीक है, हमने इंडस्ट्री में टाइम लगाया है तो थोड़ा बिजनेसेस को देखा है। बहुत सारे फाउंडर्स तो उनके पास ऐसे आते हैं जो कॉलेज के बाद 1-2 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, 2-4 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, या कई बार फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज भी आते हैं। उनको आइडिया और फाउंडर की कैपेबिलिटी अगर समझ में आती है तो उनका भी इवैल्यूएशन प्रोसीजर होता है, पर उनको भी उस टाइप की ट्रेनिंग देना, उस टाइप का ग्रूमिंग देना, तो वो एक जंप स्टार्ट मिल जाता है कि आप जीरो से स्टार्ट नहीं करके आप मे बी कुछ कदम आगे बढ़ के स्टार्ट कर रहे हो, तो वो गाइडेंस उनकी मिल जाती है। तो 100x VC को अगर किसी स्टार्टअप ने अप्रोच करना है, कैसे कर सकते हैं? तो उनके बैचेस चलते हैं, नहीं, क्लासेस let's suppose चलती मेरे हैं पास जैसे। आइडिया है, अच्छा मैं हाँ। कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बिजनेस में भी कोई फंडिंग करे, एंड हाँ। यू आर सेइंग कि दे आर वेरी गुड इन द इन्वेस्टमेंट एंड दे विल गाइड अस, करेक्ट। तो हाउ आई कैन अप्रोच देम? लाइक तो उनकी वेबसाइट पे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पे अपना बिजनेस आइडिया ईमेल करना होता है, एंड दे आर वेरी प्रॉम्प्ट। मतलब उनकी अच्छा। टीम जो है, मतलब Just ऐसा आइडिया पे ही। हाँ, आइडिया मतलब पूरा उनका इवैल्यूएशन प्रोसीजर तो बाद में होगा, बहुत बट stringent आपसे है। बेसिक डिटेल्स एक बार मेल पे मांगेंगे, बिजनेस मॉडल मांगेंगे, पीपीटी मांगेंगे, वो पिच डेक वगैरह मांगेंगे। रिस्पॉन्स आने में दे आर वेरी वेरी प्रॉम्प्ट, अनलाइक बहुत सारे वीसीज जो हैं, आप मेल करते रहो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। उनका मैंडेटरी है, रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, चाहे हाँ हो या ना हो, और विद इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एंडलेसली कई महीने या कई हफ्ते लटकता रहेगा। तो उस चीज़ में उनका सिस्टम आई थिंक मुझे बाकी उससे एटलीस्ट फॉर अ बिगिनर या फर्स्ट चेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही लगता है। और फिर वो बाकी ग्रूमिंग करते हैं। हमारे पास अब डायरेक्ट एक्सेस है उन पार्टनर्स का, तो हमारे थ्रू अगर किसी को करना है तो वी कैन ऑलवेज रेफर टू देम, या उनके ईमेल आईडीज प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली अगर किसी को रीच आउट करना है तो। नहीं, बिल्कुल हमारी ऑडियंस पक्का रीच आउट करेगी क्योंकि वो सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। अभी देखो पता है क्या चक्कर है, जनरली ये वाली गाइडेंस मिलती भी नहीं है कहीं पे, आपको पता ही है, क्योंकि बिकॉज आप भी आए हो, इतना लॉस तभी हुआ हो 25 लाख रुपए का, बिकॉज वो गाइडेंस थी ही नहीं, पता ही नहीं था चीज़ों का। और एक्चुअल में हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये तो प्रॉब्लम है ही है कि हमें एज कम्पेयर टू स्टार्टअप करने के जॉब के लिए ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो बचपन से यही तो, और मोस्ट ऑफ इंडिया की जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, जो हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है, उस सारी जनरेशन ने अपनी सारी उम्र में एक जॉब की है। कोई बैंक में किया है, कोई कॉलेज में किया है, कोई यूनिवर्सिटी में किया है, वगैरह वगैरह। एक जॉब की है, 35 साल 40 साल स्कूल को, वो वहाँ से रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने वो वाला फेज देखा है। और मोस्ट ऑफ देम उन्होंने अपने बच्चों को भी वैसे ही ग्रूम किया है कि अच्छी एजुकेशन लो और उसके बाद जॉब ले लो, लाइफ सेट है। तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में कल्चर तो वो जॉब वाला ही सेट है ना। तो ये जो कोर स्टार्टअप वाली ट्रेनिंग है, बच्चों को घरों में बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। बट शार्क टैंक ने काफी हेल्प की। शार्क टैंक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है इस चीज़ में। थैंक्स टू शार्क टैंक। थैंक्स टू शार्क टैंक पिछले 2-3 सीजन से, और अब 4th सीजन चल रहा है, घर घर में वो पहुंच गया है। स्टार्टअप क्या होता है, किसी घर में किसी आंटी को या मम्मी को या किसी बुजुर्ग को नहीं भी पता ना कि स्टार्टअप क्या होता है, वो जो शार्क टैंक में टीवी में दिखाते हैं वो होता है क्या? ऐसा मैंने 20 बार सुना है। मेरा एक फ्रेंड भी बता रहा था, उसकी भी एक डॉटर थी, कह रही थी कि मतलब वो बता रहा था शायद 8-10 साल की ही थी, शायद आपके डॉटर के बराबर ही। कह रहा मेरे बच्चे हमेशा शार्क टैंक ही देखते हैं, हम और कुछ वैसे टीवी चलाते नहीं है, चलाते तो शार्क टैंक ही देखते हैं। और वो मेरे पास आइडिया लेके आती है अभी 10 की एज में। मेरी डॉटर भी करती चीजों के है। अंदर करेक्ट। वो तो ये लेवल तक जब ये हमारा नाम नेचर एक हमारी बड़ी डॉटर ने रखा था। अच्छा। हाँ, ब्रेकफास्ट टेबल पे ही बैठे बैठे पापा और इसकी जुगलबंदी में नेचर्स मैजिक से बना नेचर एक। क्या वाओ। प्लांट बेस्ड तो नेचर गए हम, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है हमारा, इसलिए नेचर की ओर गए। तो थैंक्स टू शार्क टैंक बच्चों को इतनी नॉलेज है। तब वो 9 साल की थी, 9 साल के बच्चे ने बोला पापा नाम मैं रख रही हूँ, 3% इक्विटी लूंगी इसमें। क्या बात है। लाइक थैंक्स टू शार्क, बच्चों को भी इक्विटी पता है। वैसे शार्क टैंक से मुझे ये याद आया कि सीजन 3 में भी आपने सेकेंड राउंड तक पहुंचे थे। आपने स्टार्टिंग में बताया था, आई डोंट नो सबको ये याद होगा या किसी ने ध्यान दिया नहीं, आपकी पिच में स्टार्टिंग में ये था कि मैं सीजन 3 में
रिजेक्ट हुआ, बट Correct. सीजन 4 में माशाल्लाह मतलब 5 शार्क डील लेकर आए हो आप। कई लोग क्या होता है कि चलो फर्स्ट टाइम ट्राई किया नहीं हो तो हार जाते हैं वहीं पे, बट यू आर रियली अ गुड एग्जाम्पल फॉर देम एटलीस्ट। तो मतलब वो किक कहाँ से आई, मतलब थर्ड में रिजेक्ट होने के बाद भी फोर्थ में अप्लाई किया आपने? देखो मेरा इस चीज़ में ना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर रिजेक्ट हो गए या फेल हो गए तो इसमें क्या बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जो मैं आपको पहले अपना वो लाइफ का एग्जांपल बता रहा था कि जब मैं 10th तक तो कभी फेलियर देखा ही नहीं था, 11th-12th में तैयारी अपनी खूब की, बट आईआईटी क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ क्या, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस में रैंक पीछे आया, वो इन अ वे पहला फेलियर था। तो उस वक्त मुझे भी लगा था कि अच्छा लाइफ ख़त्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, वापस आ गए। और कहीं ना कहीं मतलब क्योंकि मेरे को उस मोमेंटरी पीरियड के लिए मैं माइंड से भूल गया था कि मेरे को ओरिजिनली तो यही करना था, बिजनेस स्टडीज और कॉमर्स ही तो करना था। बट वो एक फेलियर एक साइकिक पे हिट करता है ना कि यार मैं कैसे फेल हो गया, मैं तो सारी उम्र क्लास टॉपर रहा हूं ना, मैं कैसे फेल हो गया। वो मोमेंटरीली हिट किया उसको, बट फिर नेक्स्ट पड़ाव जब चलते रहे, और मेरे फादर ने काफ़ी मेरे को उस टाइम गाइड भी किया था कि लाइफ में आपको पता नहीं ना अगले स्टेप पे आपके लिए क्या रखा हुआ है। उस ग्रूमिंग को आगे मैंने टिल डेट मल्टीपल टाइम्स एक्सपीरियंस किया है कि एक चीज पे आप अगर फेल हो गए हो, एक दरवाजा कोई बंद हो गया है, दैट डज नॉट मीन कि वो कभी एंड नहीं ऑफ लाइफ खुलेगा। है। दूसरा कौन सा खुलेगा और कितने और दरवाजे खुलेंगे आपको आइडिया ही नहीं है। तो वो चीज दिमाग में उस दिन के बाद से ऐसी फिट हुई है कि रिजेक्शन हुई तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। हो गया ठीक है यार, चलो आगे, फिर दोबारा ट्राई कर लो, नहीं हुआ कोई ना कोई दूसरा दरवाजा खुला पड़ा होगा। तो जब सीजन 3 में भी ये हुआ था, पूरी तैयारी के साथ गए थे, मोमेंटरीली उस वक्त भी लगा कि यार रिजेक्ट हो गए, बट दिमाग में ये क्लियर था कि यार अगर इस कॉज के लिए हमने ये स्टार्टअप शुरू किया है तो नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करेंगे। हो सकता है और बड़ा मंच मिल जाए, या हो सकता है हमारे में कुछ कमियां रह गई हों जिसको हमको घर जाके वापस करेक्ट करना है। ज़्यादा बेटर तैयारी के साथ आएंगे और नेक्स्ट ईयर देखेंगे क्या होगा। तो जैसे ही वो एप्लीकेशंस खुली हमने इमीडिएटली अप्लाई किया, सेम प्रोसेस में दोबारा हुए, और इस बार रीजनल्स में भी क्लियर हुए और बहुत अच्छे से क्लियर हुए। हमें अच्छे से याद है हमारा रीजनल ऑडिशन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें बुलाया था क्राउन प्लाजा दिल्ली में, एंड दैट पिच, वो वहाँ जो 1.5-2 घंटे की पिच चली थी, हमारा लाइव कुकिंग सेशन, उनको टेस्ट अच्छे लगे, कॉन्वर्सेशन इस बार वेंट लाइक अ मूवी, ऐसे लग रहा था एक मूवी चल रही है। अच्छा, इतनी मज़ेदार थी वो रीजनल राउंड वाली पिच भी कि जब हम वहाँ से निकल के कैब में बैठे थे, वापस आ रहे थे, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो एक एक्सप्रेशन था कि ये कर लिया है, इस बार नेशनल फोड़ राउंड्स दिया। तो आएगा इस बार। क्या बात है। तो हाँ, मतलब ये आई थिंक आपके ऑडियंस के लिए भी ये चीज़ है कि स्पेशली बच्चों के लिए आजकल जैसे बहुत सारे हम देख रहे हैं, कोटा में कितने सारे सुसाइड केसेस हो रहे हैं। बच्चे मतलब चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए हैं कि ये नहीं तो कुछ नहीं है, ये नहीं है तो लाइफ एंड हो गई है, विच इज़ नॉट द केस। सारी दुनिया आईआईटी में जाने के लिए नहीं पैदा हुई है, सारी दुनिया आईएम में जाने के लिए पैदा नहीं हुई है, सारी दुनिया एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं पैदा हुई है। राइट। हर एक के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर एक चीज़ नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं है, अगले पड़ाव पे आपके लिए क्या रखा है, बी ओपन टू एक्सप्लोर दैट। वाह, वेरी नाइस। परसिस्टेंस एंड रेजिलियंस, लगे रहो, दरवाजा खुलेगा। नहीं, 100% खुलेगा। आपने खोल दिया है ना। अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो अब खुलेगा ही खुलेगा लोगों के लिए भी। इससे बड़ा एग्जांपल क्या ही हो सकता है। वैसे जैसे आपने बताया कि प्रेजेंटेशन में भी आपने ऐसा कुछ चेंज किया है सच कि लगा कि हाँ इस बार अच्छा गया है और हम पक्का नेक्स्ट राउंड तक पहुंचेंगे। मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ ताकि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं नहीं वो पहुंच पाए, शायद वो हार ना माने, दोबारा ट्राई करें, उन्हें समझ पाए वो। हाँ, मतलब ऐसा क्या ही चेंज किया, कुछ मतलब कुछ अलग किया आपने जो 3 में नहीं हो पाया और 4 में मतलब आपका हो गया। आई थिंक इस बार हम वेल प्रिपेयर्ड गए थे, दैट वाज अ मेन एस्पेक्ट। पहले हमने उसको तैयारी पहले भी की थी, ऐसा नहीं है, बट इस बार इन डेप्थ थोड़ी, जैसे होता है ना, जैसे बोर्ड्स के लिए तैयारी करते हैं, और डबल मेहनत करी थी और हर एस्पेक्ट से अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड। तब हम नए भी थे, वी वर वेरी यंग इन द बिजनेस, वो भी एक बात थी। एंड देन वी थॉट इसको हम सुपरफिशियल
सिर्फ नंबर्स नहीं बताते, थोड़ा करके भी दिखाते हैं। तो हमने लाइव डेमो भी दिया था वहाँ। आई थिंक एक बड़ा डिफरेंस सीजन 3 के ऑडिशंस और सीजन 4 के ऑडिशंस में ये रहा था कि सीजन 3 में हम मेनली बिजनेस की बात ही करते रहे। हमने जो स्टार्ट ही किया था, कुछ ही टाइम हुआ था, बिजनेस की बात, अर्ली नंबर्स और बिजनेस की बात करते रहे। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद एक बहुत बड़ी मिसिंग पॉइंट इस पूरी पिच में हमारा था कि हमने पर्पस, जर्नी, आगे जो एक्चुअल स्टोरी उसके पीछे की है वो तो बतानी भूल ही गए थे। जो इस बार हमने डेफिनेटली शेयर की, हमारी स्टोरी, हमारा पर्पस, शुरू क्यों किया है, इसको लेके कहाँ जाना चाहते हैं, वो स्टोरी शायद जजेस के साथ उनको बहुत कन्विंसिंगली समझ में आई और उनको हिट की, और इसीलिए वो पूरी पिच फिर मूवी की तरह चली। क्योंकि उस पे फिर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी तो वो एक हर क्वेश्चन का एक लॉजिकल आंसर निकल रहा था, जो एक्चुअल कारण है ये बिजनेस स्टार्ट करने का, और एक्चुअल पूरी इसकी इन डेप्थ जो विजन चल रही है। ओके, सही है। वही आई थिंक अगर हम इमोशंस के साथ अपने बिजनेस को एग्जैक्ट में बताएंगे, बट एग्जैक्टली जस्ट नॉट ओनली नंबर्स कि Correct, नंबर क्या है, बिल्कुल तो वो शायद किसी को नहीं टच कर पाएगा। करेक्ट। आई थिंक इमोशन और पैशन भी, यू एंजॉय डूइंग इट, दैट इज योर पैशन, तो वो अगले को दिखता है और आपके काम में भी वो दिखता है। हाँ, तो नंबर तो वो मैच कराने के लिए बैठे ही हैं, खैर करवा करेक्ट देंगे। करेक्ट करेक्ट। अभी आपने यही बताया कि 2 घंटे की आपकी बातचीत हुई, सब कुछ आपने करके दिखाया, एंड हम भी जब गए थे हमारी भी 1.5 घंटा बातचीत वहाँ पे रहती सीजन 3 के दौरान। तो 2 घंटे की पिच सिर्फ 25 मिनट की आई। खैर 25 मिनट भी बहुत ज़्यादा है मुकेश। आई थिंक हाईएस्ट है आपका, मेरे को लग रहा है 25 मिनट। जनरली 18 से 20 मिनट ही चलती है पिच। वो भी मतलब आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है। 25 मिनट आपको दिखाया गया, तो मतलब आपका स्टार्टअप और आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग थी, सोनी वालों को भी लगी। तो और क्या क्या बातें हुई शार्क्स के साथ जो वहाँ पे हुई बट किसी को दिखी नहीं, तो हमारे साथ अगर शेयर करें आप। हाँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स जो, क्योंकि जनरली लगता है, पता है क्या चक्कर है, लास्ट सीजन के अंदर ना हमें पर्सनली आदिल कादरी का फोन आया, शालू के साथ कनेक्टेड थे वो, तो उन्होंने ना बहुत गुस्से में थे भाई। क्योंकि अभी तक तो क्या बोलते हैं, जब तक टीवी पे नहीं आ रही थी तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जब वो टीवी पे आई, उसने देखी कि यार मेरे तो प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं, मेरा तो प्रोडक्ट प्रमोट ही नहीं हुआ है ना, मैंने ये बताना था, मैंने वो बताना था, ये सब आया ही नहीं उसके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे लगता है रह जाती हैं कई बार ना, क्योंकि बिकॉज हमें थोड़ी पता है कि वो क्या कट्स दिखाने वाले हैं। Correct, correct, 25 correct, मिनट correct, correct. 1.5 मिनट की, 1.5 घंटे की पूरी कन्वर्सेशन को 25 मिनट में रैप अप करना, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं फाउंडर को हार्ट तो होता है कि यार ये दिखाना था वो दिखाया नहीं, जो नहीं दिखाना था वो दिखा दिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये सच है। सबसे बड़ा तो तुम्हारा एक्सपीरियंस है जो तुम शेयर करो। कुछ चीज़ें हैं, यस ऑफ कोर्स, जैसे हमने भी प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज मैंने दी थी, जो उन्होंने 1 लाइन में ही बताई। हमने जो हमारे नए स्प्राउट्स ऐड किए हैं वो कैसे डिफरेंट है, एवरीबडी लाइक, शार्क्स ने वहाँ बहुत अप्रिशिएट किया, उसकी काफ़ी डीप नॉलेज कैसे बनाए वो सब शेयर नहीं हुआ। हम भी चाहते थे कि वो लोगों को बताया जाए कि हमने फूड टेक्नोलॉजीज़ के साथ बनाया, इसमें इतना प्रोटीन डाला, इसमें शेफ़ के साथ बनाया, इनकी शेल्फ लाइफ 12 महीने कैसे। उनके क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा आए थे, जो वी वर हैप्पी कि हमने अच्छे से आंसर करे कि ये आजकल तो हर कोई बोलता है शेल्फ पे पड़े हुए हैं, तो कहाँ से कैसे आपके मान लिया जाए, और वो लोग भी तो बेच ही रहे हैं, कोई मरा तो है नहीं अभी तक। तो उन क्वेश्चंस को हमने जो अच्छे से आंसर किया था, वी वर लाइक, तो जब वो देखा वो कुछ आया ही नहीं था, वी वर सरप्राइज। कुछ क्वेश्चंस में शार्क्स भी वो शार्क्स की तरह ही रहते हैं, बिहेव भी करते हैं, फंसाने की कोशिश भी करते हैं, बट थैंकफुली दे हैड ट्रस्ट इन अस। एक आधे पे लगा, अंदर से डर था ये तो नहीं आएगा, मतलब इट वॉज नॉट दैट वी वर नॉट एबल टू आंसर, बट हाँ वो जिस तरह से क्वेश्चन आया था एक मिली सेकेंड में हमने उसको मैनेज कर लिया था, बट वो हो गया अच्छे से। और जैसे अमन का हुआ था, चीला नहीं बना था, मतलब मुझे था, आई वॉज होपिंग कि चीला ना बना वाला ना दिखाया जाए, बट और वही दिखाया, वही हुआ कि मिली सेकेंड में थोड़ा दिमाग, बिकॉज अगेन पैशन है ना। हमारे साथ ये 2 बार हुआ था, आई विल टेल यू बिहाइंड द सीन ऑल्सो। उनके साथ हमने ये डिसाइड किया कि हम लाइव वहाँ बनाएंगे भी अमन के साथ, और शार्क्स के लिए 5 शार्क के लिए प्लेट्स बन के जाएंगी, जिसमें हमारे 2 तरह के चीलास जाएंगे, स्पिनिच और मल्टीग्रेन, और हमारे स्प्राउट्स जाएंगे। तो बॉम्बे सिटी से हमने एक शेफ़ को हायर करा कि आप हमारे साथ वहाँ पे, क्योंकि हम तो उनके साथ बिजी होंगे, रिहर्सल्स, रेडी होना,
एवरीथिंग वहाँ पे चेक करना एंड ऑल, तो वो शेफ हमारे को जैसे दिल्ली ऑडिशंस में भी हुआ था वो बना के प्लेट बना के दे देगा। और इतना डिफिकल्ट नहीं है हमारा वो बनाना, तो मतलब किसी भी बंदे को Easy है, अगर मतलब सिखा दो बेसिक आप। भी अगर आता है तो वो बना लेगा, मतलब इट इज वेरी इजी जॉब। तो उस हिसाब से हमने उसको कुक को फिर पकड़ा आगे। था तो उसके साथ हो गया। सुबह उसको ले गए वहाँ पे अपने साथ, जो फाइनल डे ऑफ हमारा टैंक में जिस दिन अंदर जाना था वहाँ ले गए हैं, उसको बिठाया है। और उस दिन सीक्वेंस में पहली ही पिच हमारी सुबह, तो हमें ज़्यादा तैयारी का भी टाइम नहीं मिला। तो हम अपना पिच रिहर्स कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसको हमने बता दिया कि ये स्पिनच चीला है, ये कैरेट वाला चीला है, ये स्प्राउट्स है। चीला को सिर्फ पानी में मिक्स करना है, और इंडक्शन कुकर और फ्राई पैन वो नॉन स्टिक उसको दे रखे थे, इसमें बनाना है और इस तरह से 5 प्लेट्स में लगाना है। सिंपल काम है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और स्प्राउट्स ऐसे ही सिमिलरली दूसरे उस पर बॉईल करने हैं 5 मिनट में, टमाटर प्याज काट देने हैं, टेस्ट मेकर उसके बीच में ही है, वो डाल के आपने वो प्लेट्स तैयार करनी है। उधर से हमें आया 10 मिनट्स यू आर नेक्स्ट, और हम इसकी तरफ देख रहे हैं, वो तो अव्वल दर्जे का ढक्कन, वो कुक छोड़ो, वो तो ऐसा लग रहा था कि किसी रेस्टोरेंट में क्लीनर का काम करता जो है। अभी गांव से आया वो था। गांव से आया, उससे प्याज नहीं कट रहा, उससे कैप्सिकम नहीं कट रही, उससे वो चीला बनाना तो दूर की बात, उससे तो बेसिक काम नहीं हो रहे। मैंने कहा भाई तूने कभी चाकू पकड़ा है? नहीं पकड़ा। नहीं मैं तो शेफ हूँ। मैंने कहा तो दिख रहा है मतलब तो तेरे से तो प्याज और ये नहीं कट रहे। और चीला वो हमने फूल प्रूफ बनाया है, जो पिच में भी आया कि अमन ने जैसे कभी कुकिंग नहीं की उसने भी बना लिया, बट चीले में पानी कितना मिक्स करना है ये तो एक बेसिक आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, उससे वो ही नहीं हो रहा, वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहा, कितना पानी डालना है, और एज अ रिजल्ट चीला नहीं उसका बन रहा। और उधर से आवाज आ रही है 10 मिनट्स यू आर नेक्स्ट, चलो चलो चलो, एंड वो टीम आके देख रही है, नहीं हो रहा, छोड़ दो आप चलो। और हम लोग तो प्रोडक्शन पैनिक मैनेजर में, आ गए कि अब ये नहीं हो सकता, वी हैव टू चेंज द प्लान, प्लेट्स लाइव अंदर नहीं जाएंगी, सैम्पलिंग नहीं होगी, बस नहीं आप दोनों पॉसिबल जाओ। नहीं है, आपने जाना, यू आर नेक्स्ट, रोलिंग है। एंड आई वाज लाइक, मैंने उनसे बड़ा और रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा super मेरा ये panic। ड्रीम है, मेरी पिच ही वहीं से स्टार्ट होगी, टेस्ट पहले कराना है फिर मैंने बोलना है। क्योंकि हमारा तो प्रोडक्ट ही है टेस्टीएस्ट देसी ब्रेकफास्ट। Right. टेस्ट जब तक टेस्टीएस्ट को टेस्ट नहीं करेंगे तो वो खाएंगे क्या? कहानी सुन के थोड़ी कन्विंस हो जाएंगे। सुपर पैनिक मोड, इसका तो सुपर पैनिक मोड। एंड देन सडनली अगेन फिर वो दिमाग में स्ट्राइक किया। मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा भाई तू तो साइड हो जा, तेरे बस की तो है नहीं। इसको बोला कि यार पैनिक मत हो, तुम डेली यही ब्रेकफास्ट बना रही हो, बच्चों को यही खिला रही हो, तो तुम्हें तो आता है ना, 5 मिनट का काम है, तुम बना लोगी। फिर इसको लगा कि हाँ यार इतना बड़ा काम तो नहीं है, मैं तो डेली बना रही हूँ ये। प्रोडक्शन मैनेजर से रिक्वेस्ट किया कि आप सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। उसने अंदर बात की, 5 मिनट डिले किया, 5 मिनट में टक 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 चीला बनाए, स्प्राउट्स 5 मिनट में बॉईल हो गए, टमाटर वही प्याज मिक्स खीरा करके प्याज टमाटर खुद मैंने काटा, फटाफट वो पूरे कटोरियों में ready, डाल के पूरे उसमें dressed up। पूरे ड्रेस्ड अप जैसे हम एक्चुअल मतलब दिख रहे हैं सो उसमें। पर्टिकुलर कि अगर आपका आयरनिंग भी नहीं है ना, हल्का सा वो वो सिलवट भी नहीं आना चाहिए, वो भी नहीं They'll- आना चाहिए, वो- ऐसे पूरे ड्रेस्ड अप ये बना रही है, मैं उसको उठा उठा के प्लेट में डाल घी रहा हूँ डाल और रही वो हूँ, कर रहा हूँ। दूर से पलट रही हूँ उसको। मैंने वो भी कहता मैम सच्ची में 2 मिनट बन गया। मैंने कहा मुझे पता है 2 मिनट बन जाएगा। 5 प्लेट्स रेडी की, 10 चीला 5 मिनट में बनाए, जो दो स्प्राउट्स वो रेडी किए, एंड देन वी वर रेडी टू विद गो। फिलिंग्स, साहिल ने फिलिंग्स मैश कर दी, साहिल ने उसमें मसालास दिए, मैंने फाइनल टच दिया। एंड प्रोडक्शन मैंने उधर दोस्त आ गए बोलने, नहीं चेंज द प्लान। मैं लाइक गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, ये प्लेट्स जाएंगी। पिच ही यहीं से स्टार्ट है, प्रोडक्शन प्रोडक्ट खिलाना मैनेजर ही खुद है। भी सरप्राइज थी कि ये रेडी भी हो गया। वाओ यार, कितना इंटरेस्टिंगली संभाला आपने मतलब यार। वो पैनिक मोमेंट, एंड देन उसके बाद अपने आप को वापस नॉर्मल पे लेके आना, अंदर जाना है टैंक में, उस पैनिक को भूलना कि चलो इट्स ओके। वो आई रिमेम्बर, मतलब वी वर अबाउट टू एंटर, तो स्पॉट बॉय पानी लेके आया मेरे पास स्ट्रॉ के साथ, मैम पानी पी लो सब ठीक होगा, टेंशन ना लो। मेरे को लगा अरे मेरे मुंह में टेंशन अभी दिख रही है। दो आई वाज लाइक चल प्लेटें तो अंदर चली गई मेरी। देन फिर काम डाउन हुए, थोड़ा भगवान का नाम लिया, टैंक में गए एंड ही हेल्प। तो इसमें मतलब अगर देखा जाए बाद में, जब हर बंदे को आदत होती है ना कि थोड़ा हम पीछे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, अरे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, मतलब तो
दो लर्निंग्स निकल के आई इसमें से, जो हम बाद में डिस्कस कर रहे थे। कि पहली चीज तो यार, पैनिक में भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पैनिक ना किया जाए, ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो उसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, जो फाइनली इवेंचुअली किया। उसी के साथ मत्था मारते रहते या प्लेट्स ना जाती, गिव अप मार देते, तो शायद ये रिजल्ट ना आता। ऑन द स्पॉट वहां पे पैनिक ना करके ठंडे दिमाग से सोचा कि यार ये तो रोज का काम है, हो सकता है, और रोज का ना भी हो तो भी अटेम्प्ट करने में क्या जा रहा है किसी के लिए। दैट वाज वन। दूसरा, हमारे कंज्यूमर्स के लिए ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि हम जो एक्चुअली क्लेम करते हैं कि ये 2 मिनट 3 मिनट में बनने वाला ब्रेकफास्ट है, वो रियलिटी है, वो सच है। वाओ। इतने बड़े मोमेंट, इतने बड़े मंच पे अंदर जाने से पहले 5 मिनट में हमने 5 शार्क्स की प्लेट तैयार की। तो आप डेली ब्रेकफास्ट ऑफिस जाने के लिए स्किप ना करें, ये एक्चुअली 2 से 3 मिनट में आप बना सकते हैं। तो हेल्दी खाना आप खा के जाएं। मतलब बहुत ही क्लासी तरीके से हैंडल किया आपने सारा कुछ। हाँ, नहीं वैसे मैं ना समझ सकता हूँ इस शब्दड़ी को, क्योंकि बिकॉज हम लोग फेस करके आए ना ये। Correct. हमारा भी ना जैसे सबसे आई थिंक एक दिन में 3 पिच शूट करते हैं, हाँ. है ना, 3 पिच शूट करते हैं। तो फर्स्ट हो चुकी थी, सेकंड हो चुकी थी, थर्ड हमारी थी, लास्ट थी, है ना, शायद लास्ट ही थी, लास्ट थी हमारी, हाँ। लास्ट थी हमारी, बट हमें पता नहीं था वो हमारी लास्ट है, कितनी हो चुकी है। बट हमें एकदम क्विक बुलाया, फटाफट फटाफट फटाफट। हम उस टाइम भी प्रिपेयर ही कर रहे थे चीजों को। एक्चुअली ऐसा हुआ था, उन्होंने कहा था कि जाओ आप, आपकी पीछे भी होगी नहीं, 1 आवर के लिए ब्रेक है आपकी। हमने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिए, तुरंत जैसे चेंज करके हम बाहर आए हैं फॉर हैविंग सम थिंग टू ईट और ऑल। तो वो कह रहे नहीं, पिच स्टार्ट हो रही, जल्दी चेंज करके दोबारा से वापस आओ। ऐसा मोमेंट हुआ हमारे साथ, और सब कुछ माइंड में एकदम से ब्लैंक था कि यार क्या करना लास्ट था। मिनट पे एकदम पैनिक हो जाता है, बिकॉज हम सबको पता है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है हमारे बिजनेसेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। Right. मतलब वो आज की डेट का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट मंच है, और वहां जस्ट एंटर करने से पहले ऐसा गुफ अप हो, ऐसा पैनिक हो, तो एकदम से लगता है कि ये तो पैरों से नीचे से जमीन निकल रही अच्छे से है। संभाला, बहुत अच्छे से, रियली। पूरी नहीं, but आप प्रोडक्शन बहुत- टीम का झुंड साथ खड़ा था एंड एवरीबॉडी वाज लाइक चेंज द प्लान, प्लेस नहीं जा सकती। उनके सामने किया, दे वर ऑल सरप्राइज्ड। इनफैक्ट वन ऑफ द फीमेल्स फ्रॉम द प्रोडक्शन, उसने, साहिल ने मुझे याद दिलाया कि यार तुम रोज बनाते, कितनी बार होता था हम ऑफिस की मीटिंग्स के लिए रात को 1:30-2 बजे आ रहे हैं, अगले दिन सुबह स्कूल बच्चों को भेजना है, बाई चांस है कि 15 मिनट पहले आँख खुली है, तो तब लगता है अरे यार क्या दूँ, ब्रेड जाम तो नहीं दे सकती, आई एम नॉट अ मदर लाइक दैट। तो फिर याद है अरे यार 3 मिनट में मैंने स्कूल के टिफिन के लिए भी तो बना के भेजा ही था। और वहाँ पे वो मुझे, उसने भी बोला, क्योंकि हमने उनको भी एक बार लाइव सैम्पलिंग कराई थी, शी इज लाइक रेडी हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस उसने दिया, एक साहिल ने दिया, आई वाज लाइक लेट्स डू इट, और वो हुआ भी। बट वो स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि आप पैनिक को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा निकल गया है, बहुत अच्छा। तो जब हम एंटर हो रहे थे शार्क टैंक में, हम पांचों के माइंड में ना शार्क्स को लेके कुछ और इमेजिनेशन थी कि हमारा फेवरेट जैसे कि अमन है, ही इज़ वेरी कूल एंड यंग, है ना। तो थोड़ा डर भी रहे थे, बट सबका नेचर पता था हमें कैसा रहेगा, कैसी क्वेश्चनिंग होगी। बट आपके यहाँ तो लाइक बहल जी बिल्कुल न्यू थे, तो आपका कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? कुणाल बहल और उनके जो को-फाउंडर हैं रोहित बंसल इनफैक्ट मेरे साथ हॉस्टल में थे, सेम बैच के हॉस्टलर्स भी हैं। तो इनकी जर्नी, इन दोनों की जर्नी में बहुत पहले से देख रहा हूँ। जब ये इन्होंने स्नैपडील से भी पहले मनी सेवर करके एक बिजनेस स्टार्ट किया था, वो डिस्काउंट कूपन्स होते थे जो ये सेल करते थे, जिसपे गारमेंट्स पे डिस्काउंट मिलता था, रेस्टोरेंट्स पे डिस्काउंट मिलता था। तो तब से इनकी जर्नी में देख रहा था। फिर स्नैपडील इन्होंने बिल्ड किया, फिर टाइटन कैपिटल बिल्ड किया। तो कुणाल बहल की एक चीज़ मैंने काफ़ी ऑब्जर्व की थी कि उनका एनालिसिस बहुत डीप होता है। वो जिस भी इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं, जिस भी एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग भी है, क्रॉस क्वेश्चनिंग, और उसका एनालिसिस काफ़ी डीप एनालिसिस होता है। तो हम कॉन्फिडेंट थे अपने बिजनेस को लेके, बट एक बेसिक होमवर्क सारे शार्क्स की नेचर को लेके, थोड़ा उनके बिजनेस एक्यूमेन को लेके भी हम करके गए थे। तो उनके जो क्वेश्चंस थे, कुछ तो स्क्रीन पे दिखाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिखाए हैं, बट वो बहुत शार्प क्वेश्चंस थे और वेरी वेरी वीसी टाइप वाले क्वेश्चंस थे वो। जो उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे। हाँ, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बट मुझे लगा डायरेक्टली भाई 4 करोड़ रुपए ले लो।
मैं क्या, मेरे को लगा बैचमेट वाला सीन बन गया, 4 करोड़ रुपए ले लो, काम खत्म। नहीं देखो, बैचमेट वाला सीन तो चलो एक रीयूनियन टाइप की हो गई थी, बट उससे पहले उनको भी नहीं पता था, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, डीपीएस आर के पुरम के एक बैच में ऑलमोस्ट 950 से 1000 बच्चे पास आउट होते हैं। अच्छा। वो USTU तक बैच सेक्शन जाते हैं। इतने बच्चे होते हैं कि आपस में पूरे 1000 बच्चों को जानना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता। हॉस्टल में थे हम, हॉस्टल वाले तो आपस में चलो ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा मिलजुल लेते हैं, वैसे होता है। तो मुझे लेकिन पता था, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी जर्नी स्टार्टअप की, दोनों की, विनीता की भी और कुणाल की भी काफ़ी टाइम से चल रही है और काफ़ी अच्छी जर्नी इन्होंने की है। तो आई न्यू दिस, बट उनको शायद मेरे बारे में याद नहीं था, या इतने सालों में वो नहीं रहा होगा। तो ऑन द मोमेंट जब वहाँ पे शेयर किया, तो 1 मिनट के लिए दे वर ऑल्सो हैप्पी कि अच्छा फेलो बैचमेट आया है। बट एंड ऑफ द डे एज जजेस शार्क टैंक के, उनको इन्वेस्टर्स की तरह अपना जस्टिस तो वो करेंगे ही ना, बिकॉज एंड ऑफ द डे उनको अपना पैसा कमिट करना है। राइट। तो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए थी वो पूरी डिटेल में हुई है। जैसे विनीता फॉर एग्जांपल ने ब्रांडिंग को लेके या पैकेजिंग को लेके जो ऑब्जर्वेशन दी है, वो एक वैलिड पॉइंट है कि एक वर्ल्ड क्लास ब्रेकफास्ट बिजनेस हम बनाना चाहते हैं, उस वर्ल्ड क्लास बिजनेस के हिसाब की ये ब्रांडिंग नहीं है, वो हमें भी पता है। बट अगर वो बैचमेट वाला एंगल खाली करना होता तो मे बी शायद वो स्किप करती, बट वो नहीं स्किप किया। हाँ, राइट 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 तो राइट। सेम वे कुणाल को भी जो एक वीसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछने थे, नंबर्स को लेके, बिजनेस को लेके, विजन को लेके, पूरी डिटेल्स जो उनको चाहिए थी वो सारी उन्होंने ली हैं। कुछ क्वेश्चंस पिच में दिखाए हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं दिखाए हैं, बट ऑल 5 शार्क्स, चाहे वो अमन हो, अनुपम हो, पीयूष हो, उन्होंने अपने एस्पेक्ट से काफ़ी डिटेल में जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, आई वुड नॉट से ग्रिलिंग की है, बट काफ़ी डिटेल में कॉन्वर्सेशन हुई है। वैसे हेल्दी भी निकल के आई है, मतलब पिच हाँ। ना इतना ज़्यादा कुछ ग्रिल वाला था भी नहीं, मुझे लगा नहीं। जस्ट आपको फील हुआ होगा शायद डिजाइनिंग वाले पॉइंट को लेके, बट अगर कंप्लीटली देखा जाए तो वो बहुत अच्छी निकल के आई है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, ग्रिलिंग कहाँ होती है? ग्रिलिंग वहाँ होती है जहाँ सामने वाले को लगे कि कंटेंट कुछ नहीं है, दम नहीं है, सिर्फ फेक कर रहा है। फेकनेस है। जहाँ फेकनेस सेंस होती है, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे हमारा कॉर्पोरेट में इंटरव्यू हो। जब इंटरव्यू में भी ग्रिलिंग बोलते हैं ना, बड़ी ग्रिलिंग इंटरव्यू गई है किसी कॉर्पोरेट में। ग्रिलिंग इंटरव्यू कब होती है? जब सामने वाले को लग रहा है कि ये फेक कर रहा है, दम नहीं है। जब सामने वाले को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये सामने वाला एक बहुत इन डेप्थ नॉलेज और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा है, जो बात बोल रहा है, और जो नंबर्स या जो विजन या जो एनालिसिस दे रहा है बहुत लॉजिकल सेंस में आ रहे हैं, वो ग्रिलिंग तो वैसे ही थोड़ा, वो एक्सपेक्ट तो वैसे ही हट जाता है। उसके बाद इट इज मोर ऑफ कॉन्वर्सेशन, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर और लीडिंग टूवर्ड्स कन्विक्शन कि अच्छा, अगर सब चीजें फिट बैठ रही हैं तो देन वी मूव अहेड, वैसे वाला। बट जब आप लोगों की डिजाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन हुआ है ना, तब मतलब मुझे लग रहा है कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे, शायद बोल नहीं पाए ज्यादा। हमने बोला था एज यू सेड कि ये सीन्स में आया नहीं, लंबी पिच होती है। साहिल बताएंगे इसमें। हमने उनको अच्छे से वो हमें पता था एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और हमने उसको इजीली एक्सेप्ट भी किया। जो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये आपका एक्सपीरियंस बता रहा है कि आपने हम्बली उस बात को मान लिया, हमें पता था। एंड हमने अपना रीज़न उनको बताया। जब साहिल ने बोला, उन्होंने उसमें नहीं दिखाया कि हमें पता था, बट एक एजेंसी के साथ हम ऑलरेडी पैसे गवा चुके थे, अपने हाथ जला चुके थे। 25 लाख हमारे ख़राब हो चुके थे, तो फिर 15 लाख लगते। तो हमारा वो कॉन्शियस डिसीजन था कि इसको पहले बड़ा बना लेते हैं, ब्रांडिंग फिर कर लेंगे, जैसे बाकी ब्रांड्स ने भी किया है। कंट्री डिलाइट ने भी थोड़े स्केल पे ला के फिर चेंज किया। तो हमने अपना उनको जब विजन बताया तो उनको वो बात बहुत अच्छी लगी कि वी लाइक हमें पता है, बट ये कॉन्शियस डिसीजन कि हमने इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, अभी लाखों नहीं लगाने इस चीज़ पे, बिजनेस पे लगाते हैं।
ग्लैमर ले आओ और बिजनेस के लिए बचे ना, तो व्हाट इज द पॉइंट? तो दे अप्रिशिएटेड दैट आल्सो। राइट। इसका एक और कारण भी है, मतलब मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है कि आपका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग को कहीं भी हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, बट ओनली ब्रांडिंग और प्रोडक्ट में दम ना हो, उसमें आपके रिपीट्स नहीं आएंगे। ब्रांडिंग के दम पे तो हम सारा देख ही रहे हैं ना। ब्रांडिंग के दम पे मेरे हिसाब से एक बार प्रोडक्ट को हम पिक करा सकते हैं, एक बार प्रोडक्ट को पिक करा लेंगे, रिपीट तो नहीं आने वाला। रिपीट नहीं आने वाला। और जितने ये फूड मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये सिर्फ ब्रांडिंग के दम पे ही तो चला रही हैं, या बहुत सारे ये स्टार्टअप्स जो इस चीज़ में आते हैं गलत क्लेम्स करके या गलत वो करके, एक बार तो ब्रांडिंग के दम पे और फैंसी पैकेजिंग बना के एक बार के लिए ट्रायल जनरेट कर लेती हैं। वीसी पैसा, वेंडर जो वीसी का पैसा इन्वेस्ट करके बर्न करके कर लेती हैं, बट रिपीट नहीं आएंगे। प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम कॉन्फिडेंट से डे वन से कि हमारा प्रोडक्ट सॉलिड है, क्योंकि कस्टमर फीडबैक पे इतना काम कर लिया था कि जो भी खा रहा है प्रोडक्ट तो उसको पसंद आ रहा है। तो अगर हम उस पे काम करते रहेंगे, हमारा स्लोली कस्टमर बेस बिल्ड होता रहेगा, ब्रांडिंग हम कल को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं पिछले एक्सपीरियंस से अपना बताता हूँ। आईटीसी में जैसे मैंने इतने साल काम किया है, सिगरेट के पैक आपने देखे हैं कभी? बहुत देखे। कितनी वो कैंसर वाली गंदी फोटोग्राफ्स लगा रखी होती थी, गला ऐसे हो रहा है, मुंह ऐसे हो रहा है। वो बहुत हेल्दी एग्जाम्पल नहीं है, बट एक प्रोडक्ट मार्केटिंग और प्रोडक्ट के बारे में मैं कंपैरिजन देने के लिए कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों को स्मोकिंग से हटाया जाए, और इसके लिए वो ग्राफिकल वार्निंग बड़ी करते जा रहे हैं, वैसे करते जा रहे हैं। बट जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए वो तो पैक को नहीं देख रहा ना, क्या वो तो प्रोडक्ट को देख रहा है। क्या एग्जाम्पल दिया आपने, सच ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। मतलब जिसने, अगर प्रोडक्ट आपका टेस्ट अच्छा है तो डिजाइनिंग मैटर ही नहीं करती। डिजाइनिंग कभी भी इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे आप कह रहे हो। अगर प्रोडक्ट दिल में बस गया लोगों के, वो तो आएंगे दोबारा। डिजाइन जो मर्जी आप दिखाओगे, दे विल एक्सेप्ट दैट आल्सो इन फ्यूचर। वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाने के लिए इसकी पैकेजिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, वो हमें भी पता है। आगे चल के अब करेंगे भी, जब थोड़ा बिजनेस स्केल भी कर गया है, फंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा भी है। विनीता ने एक्चुअली वो प्रोडक्ट उठाया नहीं जो मैंने डिजाइन किया। ये दिक्कत हुई है। करेक्ट। नहीं, वो हमारा न्यू लॉन्च है। हाँ, विनीता के हैंड में वो वाला प्रोडक्ट था, वो दूसरा वाला प्रोडक्ट हमने प्रोटीन बार थी वहाँ पे। क्या? नहीं, प्रोटीन बार अभी नहीं है, वो new नया launch लॉन्च है। है, वो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो अब ये वाला प्रोडक्ट उनको हम सैंपल भेजेंगे, हो सकता है इसकी उनको अच्छा लगे। वो बहुत अच्छा लगेगा कि नेचर के अब नेचुरल 10 आउट ऑफ 10 पे जा रहा है। हाँ, करेक्ट। ये तो जरूर बुरा लगा था, 0 आउट ऑफ 10। दोनों मतलब इतना पैशनेट बनाया, पढ़ाई में भी अच्छे ही, 0 कभी सुना ही नहीं था। तो वो थोड़ा पिंच किया, बट स्टिल पता था कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इस पे करना है। नाइस। अच्छा चलो अभी अब बात करते हैं फंडिंग की। तो ये मतलब आपको कैसे ऑन द स्पॉट था सारा का सारा, या पहले से ही प्लान था कि हमें चाहिए तो 500 से चाहिए, नहीं तो? ऑनेस्टली ये सोचा भी नहीं था। मतलब एंटर करने से पहले तो हम ये सोच के जा रहे थे कि बस एक ऑफर मिल जाए, तो एक कन्विक्शन हो जाएगा कि हाँ सही रास्ते पे चल रहे हैं। अपनी तरफ से तो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बट एक शार्क का कन्विक्शन आना, एक बिल्कुल इन्वेस्टर का कन्विक्शन आना, वो एक बहुत बड़ा वैलिडेशन हो जाता है एक प्रोडक्ट बिजनेस के लिए और ब्रांड बिजनेस के लिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम यही सोच रहे थे कि 5 में से कोई भी एक कमिट कर दे जिसको ये कन्विक्शन ज़्यादा लगे, क्योंकि एंड वी वर लाइक, हमें ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था। अमन D2C ब्रांड्स को बहुत सपोर्ट करता है, तो चाहे अमन कर दे, अनुपम हेल्दी प्रोडक्ट फूड ब्रांड्स को बहुत प्रमोट करते हैं, तो हमें था कि चाहे वो आ जाएं। विनीता ओवरऑल ब्रांडिंग में बहुत फोकस करती है, हमने पिछली पिचेस में भी देखा है, पिछले सीजन में भी देखा है, तो ब्रांडिंग में बहुत सपोर्ट कर लेंगी। पीयूष का अपना एक्सपीरियंस है कि उन्होंने लेंसकार्ट के मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंचाइजी स्टोर्स वगैरह ओपन किए हैं, तो एक्सपेंशन में वो हेल्प कर सकते हैं। और कुणाल अपने आप में एक स्नैपडील का और एक वीसी वाला टाइटन कैपिटल जैसा, और उन्होंने जिन जिन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है 100x तक रिटर्न मिला है उनको, 200 मतलब 50x से 100x रिटर्न मिला है बड़े बड़े स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। तो एनी ऑफ देम हम तो इस उससे गए थे कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कितने ही आ जाए, मतलब हमारी तो कोशिश थी कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, फिर देखी जाएगी।
बट अगेन जैसे वो मूवी की तरह चलना शुरू हुआ, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, उसके बाद अमन ने पहली ऑफर दी, हमने मांगे थे 50 लाख, अमन ने सीधा उसको बढ़ा के 1 करोड़ का ऑफर दे दिया। और पीयूष ने वहाँ उनको, अमन को बोला भी कि अच्छा आप डबल कर रहे हो इनकी ऑफर। तो अमन ने वहाँ कहा भी कि मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, और उन्होंने खुद बनाया था तो एक उनको कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि ये तो और taste भी किया। और वो बोला भी उन्होंने कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि नेचरिक का चीला खाओ। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद फिर जैसे जैसे वो शुरू होने लगा, और वी रियलाइज्ड कि ऑल्दो वैल्यूएशन थोड़ी कम की, बट पांचों ने सेम वैल्यूएशन पे हमें ऑफर दी। कुणाल ने तो पूरा राउंड ही कंप्लीट करने का कमिट कुणाल कर ने दिया। पूरा राउंड का, मतलब उस टाइम आपको कैसा लगा यार? मतलब पूरा राउंड ही कंप्लीट करने को बोल दिया। कुणाल, अमन ने एक ऑफर दी, कुणाल ने 2 ऑफर्स दी कि 2 करोड़ 10% के लिए या 4 करोड़ 20% के लिए। ओके, 2 करोड़ 10% वाली दिखाई है? हाँ हाँ दिखाइए, हाँ, ठीक दोनों और दिखाइए। फिर अनुपम ने बोला अच्छा मैं मैच करता हूँ कुणाल वाली ऑफर। एंड देन विनीता, हमको एक टाइम के लिए था कि शायद विनीता को ब्रांडिंग पसंद नहीं आई है, ऑल्दो उसको प्रोडक्ट टेस्ट बहुत पसंद आए थे, बट हमें एक बार के लिए लगा कि शायद शी माइट, बट शी ऑल्सो गेव दैट ऑफर कि मैं जो आप सेम वैल्यूएशन मैच करती हूँ। एंड फिर पीयूष ऑल्सो मैच दैट ऑफर। तो उस वक्त इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आया कि यार ये पांचों अगर साथ में आ जाते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूएशन, इन पांचों की अपने एक्सपीरियंस और जो ये बिजनेस में वैल्यू ऐड करेंगे वो तो मल्टीपल टाइम्स है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि मैं वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करूं कि हम 25 की वैल्यूएशन मांग रहे हैं या 20 की दे रहे हैं। और उसके बाद जब मैंने उनको बोला कि अगर आप पांचों आ सकते हो, तो अनुपम ने बोला कि हम फिर 16 की वैल्यूएशन पे आएंगे। ऑब्वियसली 16 बहुत कम हो रहा था, तो मेरे को था कि 18 से 20 के बीच में हम अगर कर लेते हैं तो वो एक आइडियल वो रहेगा। और उनका कन्विक्शन से मुझे इन वहाँ पे मोमेंट, एट द मोमेंट वो कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ये कन्विंस्ड हैं, ये आ जाएंगे। अच्छा। और फिर जब 18 पे मैं थोड़ा सा अड़ा कि 18 पे कर लेते हैं, इससे कम नहीं करेंगे, तो अमन ने सबसे अमन ने पहले बोला support किया, कि right. लेट्स डू इट, कर लेते हैं। एंड देन एवरीबॉडी केम टुगेदर कि इसको कर लेते हैं। वो एक्चुअली सरियल सा मोमेंट था, अनएक्सपेक्टेड था, हमें खुद नहीं पता वो कैसे टर्न आउट हुआ, पर उस वक्त की फीलिंग, इमोशंस तो मतलब सुनना और वो दिखना जैसे बंद हो जाता है ना एक बार के लिए। मैं तो ब्लैंक हो गई थी। मैं जब अनुपम ने बोला मैं मैच करता हूँ, मैं नंबर्स कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं उसमें निकाल रही थी कि कितनी वैल्यूएशन मिला ना, बस ब्लैंक। फिर उन्होंने बोला आप 1 मिनट लीजिए। तो मुझे रास्ते में लग रहा था मैं साहिल से बोलूँ साहिल वैल्यूएशन बहुत कम हो जाएगी, ये वो करके। जब बाहर आए थे हम बात तो करने, मैं सोच रही थी, बट जब द वेरी थॉट कि पांचों जब आएंगे क्या क्या इनसे सीखने को मिलेगा, जो वैल्यू एड एक्सपर्टीज लेके आ रहे हैं, मतलब उसके आगे we did अलग not think लेवल about हो सकता है valuation. ना। 1 या 2 शार्क्स आते हैं तो बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। पांचों शार्क्स का हर एक का अपना एक्सपर्टीज है, बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं उनकी हेल्प से। तो वो थॉट उस वक्त दिमाग में चल रहा था। और ऑनेस्टली इतने ब्लैंक हो गए थे कि I'll give an example. बोलो बोलो। जब चेक पकड़ाने आए, जब वो फोटोग्राफ होती है, तो विनीता वाज एक्साइटेड कि शी इज आस्किंग आपकी क्लास टीचर कौन थी। मैं इतना ज़ैप्ड था, मेरे को क्लास टीचर ही नहीं याद आया हमारी। blank. एंड मेरे कानों में अनुपम सेड उस वक्त कि ही इज सो एक्साइटेड, इस वक्त उसको कुछ याद नहीं आने वाला। Touchwood, first time in the history of Shark Tank 8x मिला, हमने जो मांगा उसका 8 गुना। अच्छा। और अमन ने उस वक्त बोला था कि ये शार्क टैंक की हिस्ट्री की अब तक की बिगेस्ट डील है। क्या बात है। ये जितना You are मांगा lucky, उससे हाँ। 8x। तो बहुत बहुत ऊपर लेके जाने वाले हो अभी। तो बाय गॉड्स ग्रेस इट्स नहीं 100% सब जाएगा, ऊपर वाले की 100% जाएगा, 100% जाएगा। एक तो देखो आप आते हो उनके बैच से, ठीक है, 2 शार्क ऑलरेडी है वहाँ, 3rd मुझे लग रहा है हम आपको ही देखेंगे। इतना ऊपर जाएगा। आप सेम कॉलेज में पढ़े ना? नहीं हम सेम स्कूल में थे 11th और 12th में, Really? डीपीएसआर के पुरम में। वाह वाह वाह। सी ऑनेस्टली 11th और 12th मेरे 2 साल तो ऐसे निकले कि मैं शायद पूरा का पूरा किताबों के अंदर ही था।
अच्छा। क्योंकि बठिंडा से मैं दिल्ली गया था और पेरेंट्स से ये डील करके गया था कि मैं आईआईटी की तैयारी करूँगा और सिर्फ आईआईटी की तैयारी करूँगा और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने वाला मैं। हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो मैं फिर वापस अपना बिजनेस स्टडीज़ जो मेरे को करनी है वो करूँगा। तो वो 2 साल हॉस्टल में रहते थे, सुबह स्कूल जाते थे, 6:50 पे हमारा स्कूल लगता था, वहाँ से हम कुछ 1 बजे वापस आते थे। उसके बाद से लेके रात के 2 बजे 3 बजे तक हम नॉन स्टॉप अपना आईआईटी की तैयारी की, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बेसिकली उसी की तैयारी में। तो मैं तो पूरा का पूरा वो 2 साल कहाँ निकले मेरे को एक्चुअली ज़्यादा पता नहीं है। मतलब दिल्ली कहीं बाहर कभी गए नहीं, किसी और को कुछ नहीं है। एट बेस्ट हम बाहर जाते थे तो जो आईआईटी की कोचिंग हम जहाँ लेने जाते थे वहाँ जाते थे। तो वो 2 साल तो पूरे के पूरे किताबों के बीच में रहे। और ये भी एक रीज़न है कि शायद आपस में ज़्यादा बैचमेट्स से भी मिलना जुलना हुआ नहीं है। तो उस पीरियड का तो मेरे को ज़्यादा याद भी नहीं है कि कौन कैसा था। हॉस्टल वालों का पता है कौन कैसे थे, क्योंकि आपस में डिनर टेबल लंच टेबल पे हम मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, और हॉस्टल में थोड़ा वैसे भी मिक्सअप ज़्यादा हो जाते थे। पर स्कूल का मेरे को ऑनेस्टली याद नहीं है कैसा। नहीं सही है। फंडिंग का पूछते हैं अभी, फंडिंग। ड्यू डिलिजेंस चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो इनका जो सोनी की या शार्क टैंक की टीम है, एक उनका ड्यू डिलिजेंस होता है टैंक में जाने से पहले कि आप जो नंबर्स पिच कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, वो ठीक है कि नहीं है। तो उनका ड्यू डिलिजेंस तो उसी वक्त ही हो गया था, टैंक में जाने से पहले, वो जो वहाँ पे बुलाते हैं या उससे पहले। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, ये 5 शार्क्स हैं, इनका इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ड्यू डिलिजेंस चल रहा है। ओके। तो इनके अपॉइंटेड सीए जो ऑडिटर्स हैं, सीए हैं, उनका फाइनेंशियल नंबर्स पे, बिजनेस पे, प्रोजेक्शंस पे, वो सारा प्रोसेस में है। वो अपना टाइम ले रहा है। एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आई थिंक फिर ये जल्दी क्लोज होगा। हमने उसके पॉडकास्ट बाद- जल्दी कर लिया है ना। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। वैसे आ जाएगी, उसके बाद क्या करोगे? ये तो वहाँ बता के आए हैं वैसे। अच्छा। क्यों इतना पैसा चाहिए, साहिल बताएंगे। एक्चुअली पैसा तो इस बिजनेस को जो विजन हम लेके चल रहे हैं, आगे चल के और ज़्यादा चाहिए होगा, इससे भी ज़्यादा चाहिए होगा। इस स्टेज पे इतना काफ़ी है, क्योंकि डाइल्यूशन का भी उस हिसाब से ध्यान रखना होगा। हम ऑफलाइन एक्सपैंड जो अपना कर रहे हैं, ऑफलाइन मेरा स्ट्रेंथ रहा है। ऑफलाइन बिजनेस में मेरा बिलीफ भी बहुत स्ट्रांग है कि हम काफ़ी अच्छा उसमें क्रैक कर सकते हैं और उसको स्केल कर सकते हैं। तो उसमें वो थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव है बिजनेस। मार्केट में उधार लगता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को उधार लगता है, रिटर्न आने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वहाँ जो टर्न है बिजनेस का वो बिल्ड करने में थोड़ा मार्केटिंग एफर्ट ज़्यादा लगता है। तो वहाँ पे पैसा का, रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट लगेगा, सेल्स की टीम जो एक्सपैंड करनी पड़ेगी, तो उसमें काफ़ी अमाउंट लगेगा। और साथ ही साथ जो अब हमने कंटेंट बिल्ड करना स्टार्ट किया है, और कंटेंट के चलते, अब शार्क टैंक के चलते हम क्विक कॉमर्स में भी आ गए हैं। स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो और ब्लिंकिट पे। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्योंकि पिच में मैंने देखा कि आप शार्क टैंक से पहले शायद काफी मतलब उनके साथ कन्वर्सेशन में ही थे। करेक्ट, है ना, काफी Correct. हैसल भी करना पड़ता था शायद। करेक्ट। तो मतलब शार्क टैंक के बाद ये कितना इजी है? शार्क टैंक के बाद एक्चुअली ये बहुत आसान मुझे लगता है हो गया, क्योंकि अच्छा। हम पिछले 2 साल से इनके साथ कॉन्वर्सेशन में लगे हुए थे। अच्छा, 2 साल से लगे हुए थे। 2 शार्क टैंक के साल बाद ये अगेन थैंक्स टू Correct. शार्क टैंक। कितने टाइम में हुआ? 2 महीने में। वाह, कमाल हो गए यार। मतलब कितनी मीटिंग्स करी है हमें पता है, मतलब किस लेवल तक हमने उनको अच्छा। डीप डिस्काउंटिंग और अमाउंट्स। मतलब टू द एक्सटेंट ये भी होता है कि इस स्पेस में अभी जो क्विक कॉमर्स का हाल चल रहा है, ब्लिंकिट का, स्विगी का और जेप्टो का, इतना इम्पॉर्टेंट और इतना रश हो गया है यहाँ पे। इतने ब्रांड्स, इतने स्टार्टअप्स ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, और इनके वेयरहाउसेस तो छोटे साइज के होते हैं ना। तो ये बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं, किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, कैसे रखेंगे। तो इसमें आपका, चाहे वो पुराने कोलीग्स का रेफरेंस ले लो, आईटीसी, ब्रिटानिया के रेफरेंस के साथ चले जाओ, मीटिंग हो जाएगी आपकी, तो वो जो पहला गेट है वो क्लियर हो जाएगा। बट प्रोडक्ट ऑनबोर्ड आएगा ओनली आफ्टर, जब उनके फिल्टर्स क्लियर होंगे। एक सर्टन टर्नओवर के ऊपर होना चाहिए, एक सर्टन ट्रैक्शन होना चाहिए, या उतनी डिमांड जनरेशन होनी चाहिए। तो शार्क टैंक वो डिमांड जनरेशन पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। वाह, मतलब फंडिंग के साथ साथ
है ना, और क्रेडिबिलिटी, वैलिडेशन, और मतलब उसके साथ साथ मतलब ये चीज भी इतनी हेल्प करती है ना, मुझे आपसे पता लग रहा है। तो मतलब एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स के लिए शार्क टैंक कितना बड़ा ही रोल प्ले कर रहा है ना। एब्सोल्युटली। पिछले साल का एक ब्रांड था अराटा, जो लास्ट Hair सीजन में shampoo आया था, conditioner। हाँ, वो क्विक कॉमर्स के चलते अभी इस सीजन दोबारा उसको बुलाया गया है, उसको एक्नॉलेज करने के लिए या उसको अप्रिशिएट करने के लिए। और क्विक कॉमर्स के चलते और शार्क टैंक के बाद के जो डिमांड जनरेशन वाला काम हुआ है, उनका इस बार बता रहे थे कि अकाउंट में कुछ शायद 50 लाख या कितने रह गए थे जब वो फंडिंग लेने आए थे। अच्छा, वहां से लेके अब वो महीने का 6 करोड़ कर रहे हैं। वाओ। वो शार्क टैंक के थ्रू जर्नी चली है और क्विक कॉमर्स के थ्रू उनकी जर्नी चली है। तो हमें उम्मीद है कि शायद नेचरिक हम सेम स्पीड पे वहां बढ़ा सकें। 100% जाएगा। और पता है क्या, आप तो मतलब एक कॉज के लिए भी काम कर रहे हो ना, मतलब एक हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट है आपका। करेक्ट। राइट, नहीं 100%। अगर हम बात करें अभी नंबर्स की, जब नंबर्स पे आ ही गए हैं तो बात कर ही लेते हैं। शार्क टैंक के बाद कितना डिफरेंस आया अब चीज़ों के अंदर? शार्क टैंक से पहले अपना मतलब क्या चल रहा था और अभी क्या है? आफ्टर शार्क टैंक तो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है ही है। अमेजोन पे, हमारी अपनी वेबसाइट पे, क्विक कॉमर्स पे भी हम ऑनबोर्ड हो गए हैं। तो अलग अलग साइट्स पे 5x से लेके 7x तक का तो जंप हम देख रहे हैं डेली एवरेज में। अच्छा, हमारा 5x कितना होता होगा मतलब? मतलब हमारा गोल था कि हम एक दिन का 10-12 लाख का सेल तो मार के देखें कितना है, क्योंकि अभी तक हमने किया नहीं था वो तो अगले ही दिन हो गया था। अच्छा, वाओ। तो और उसको अब हम फर्दर उस पर बिल्ड करके कोशिश कर रहे हैं। अब अगला टारगेट लेकर गए एक दिन का 20 लाख क्रैक मारे। 100% होगा, 100% होगा। क्योंकि बिकॉज पता है आपका प्रोडक्ट ना एडिक्टिव भी है। आपने मेरे को प्रोडक्ट दिए थे, मैंने ट्राई करके देखे, वो सच में मतलब वो पूरू को भी टेस्टी लगे। मेरे बच्चे को 4-5 साल का है, जनरली बच्चे नहीं खाते हैं, तो भी ब्रेकफास्ट में वही खाते हैं। हाउ स्वीट, थैंक यू। तो वेरी नाइस। तो उसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जो आलमंड बाइट्स जो आपने डिज़ाइन करके दी हैं, वो वाला प्रोडक्ट जो है वो भी एक पेन पॉइंट से निकला हुआ है। वो हमारा रीसेंट लॉन्च है, हमने शार्क टैंक से आने के बाद अभी लॉन्च किया है। अच्छा, वो शार्क टैंक के बाद लॉन्च किया? वो शार्क टैंक के बाद लॉन्च किया है, बट आई थिंक डिजाइनिंग तो हम पहले से ही कर रहे हैं। डिजाइनिंग पहले से कर रहे थे, लॉन्च बाद में किया है। अब पेन पॉइंट क्या था? मेरा खुद का पेन पॉइंट बहुत बार होता था कि कई बार ऑफिस में लंच लेट हो गया या काम में लगे हुए हैं, टाइम नहीं मिला, या सुबह भी कई बार जल्दी भागना होता है, हम दोनों को भागना होता था काम पे। तो हम पहला प्रोपोजिशन तो हम ये लेके आए हैं कि 3 मिनट में नाश्ता है, जो चीला बना दिया, 3 मिनट में हेल्दी नाश्ता हो गया। बाय चांस किसी के पास किसी दिन वो 3 मिनट भी नहीं है, या वो बनाने का सामान ही नहीं है, 3 मिनट भी नहीं है, इंडक्शन नहीं है, बर्तन नहीं है, मिक्स करने का वो नहीं है, होता है ना या हमारे ऑफिस में खुद ही के बैठे हैं, मतलब हमें भूख लग रहा है, ऑफिस में बैठे हैं, ऐसा? भूख लगी है, हमारे खुद के साथ बहुत बार होता है। तो उस पेन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है आलमंड बाइट, कि ये खजूर और बादाम से बना हुआ है। 3 फ्लेवर्स में लॉन्च किया है हमने, क्रैनबेरी, कॉफी और हेजलनट में। टेस्ट का पहले ध्यान रख के। वैसे इसके बारे में मैं पूछती हूँ, बट काफी देर से पॉडकास्ट चल रहा है, मुझे बीच में बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और पीछे में दिख रहा है वो मुझे। तो आप ट्राई करके जरूर देखिए, आपने अभी तक खाया नहीं है। इसके इंग्रेडिएंट पूछते, पहले पेट पूजा हो जाए थोड़ी सी। ये आपके हाथ में हेजलनट वाला आया है, हेजलनट, तो आप ट्राई करके देखो ये। तो मतलब इसका पर्पस वो है कि अगर आपके पास वो 3 मिनट भी नहीं है, ये ऑन द गो ब्रेकफास्ट है आपका। बादाम है, खजूर है, हेजलनट है, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, और ये आपका 1.5 से 2 घंटे की भूख का काम कर देगा। सही। मिनी बाइट है ये। बड़ा वाला जो एनर्जी बार आता है मार्केट में 100 रुपए का, 120 रुपए का जो आता है, 99% लोगों से वो खत्म ही नहीं होता, इतना हैवी होता है। आधा खाते हैं, बाकी फोल्ड करके जेब में डालते हैं, फिर सूख जाता है, फेंक देते हैं। अच्छा, तो इसको हमने बाइट साइज में रखा है, एक आदमी आराम से खत्म कर सकता है। इंटरेस्टिंग, वेरी टेस्ट यम्मी का ध्यान रखा है, और 1.5 से 2 घंटे की भूख आपकी आराम से कवर कर लेता है। ज्यादा भूख लगी है तो आप 2 खा लो। क्या बात है, मैं एक बार पहले खा के देख लूं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सच में बहुत टेस्टी है, और ये एडिक्टिव भी है, और ये हेल्दी भी है। ये हेल्दी भी है। हेल्दी सब्स्टिट्यूट आदत ऑफ लग जाती चॉकलेट। है तो आप
अच्छा, मैगी की तरह नहीं है, एडिक्टिव है तो लॉस करेगा, मतलब नुकसान ही करेगा। ये अच्छे सेंस में है कि आपको अंदर से खाने के बाद एक खुशी भी है और टेस्ट भी अच्छा लग रहा है। टेस्ट तो अच्छा ही है, खुशी इस बात की है कि आप पहली बार जिंदगी में एक हेल्दी प्रोडक्ट खा के अंदर से खुशी फील कर रहे हो। टेस्ट भी आ रहा है। खजूर आप कितनी उठा लेंगे, क्यों कहते हैं आयरन के लिए खाइए, डेफिशिएंसी के लिए वेरी गुड है, सबको खानी चाहिए। कितनी उठा के खा पाते हैं। इसमें टेस्ट भी, खजूर भी, बादाम भी, बादाम भिगो के खाओ एंड ऑल दैट शुरू से सुनते आ रहे हैं। खजूर भिगो के खाया करो सुबह, नहीं टाइम मिलता, भूल जाते हैं। दिस इज ऑन द गो। निशा, आपको मैं सजेस्ट करूंगी हाँ जी। कि आप हमारा क्रैनबेरी फ्लेवर भी ट्राई करिए, वो मेरे पेन पॉइंट से आया है। जी, तो ये चेक करो, है क्या क्रैनबेरी भी? उसमें मैंने थोड़ा इंग्रेडिएंट्स पे सर्च किया कि वो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। वन, इट इज़ अ सुपर फूड। फीमेल्स को यूटीआई प्रॉब्लम हो जाती है, यंग गर्ल्स को, फीमेल्स को, पब्लिक प्लेसेस में वॉशरूम यूज़ करते हैं या कुछ, यूटीआई किसी भी रीज़न से हो सकता है, उसमें क्रैनबेरी इज़ द बेस्ट। यूजुअली या तो आप जूस पियेंगे डॉक्टर्स, या उनको सैशेस देते हैं, अगेन अ हेल्दी सब्स्टिट्यूट विद हेल्दी इंग्रेडिएंट्स। और मैं इसका एमआरपी चेक कर रही हूँ, आपने अभी ये लॉन्च किया जस्ट, जी, और इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी, सिर्फ 30 रुपीज में इतना अच्छा हेल्दी फूड मिल रहा है। सिर्फ 30 रुपीज में। तो Amazing. वो अगेन इसका भी कंज्यूमर फीडबैक और मार्केट रिसर्च से निकल के आया। जो मैं बोल रहा था कि मार्केट में जो एनर्जी बार्स मिलते हैं 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये तक होते हैं और साइज में भी थोड़े बड़े होते हैं। सब प्रॉब्लम क्या है कि एक नॉर्मल आदमी से तो वो ख़त्म होते नहीं हैं। आधा खाते हैं, बाकी फोल्ड करके उसका रैपर जेब में डाल लेते हैं कि बाद में खा लेंगे। 90% लोग वो फेंकते हैं क्योंकि वो सूख जाता है खुलने के बाद, खाया तो जाता नहीं है दोबारा। तो उस फीडबैक को भी इंटीग्रेट किया कि यार 100 रुपये का, 80 रुपये का तुमको एनर्जी बार क्यों देना है, मेक इट अफोर्डेबल ना। हर आदमी, स्कूल का बच्चा भी इसको पॉकेट में अपने टिफिन में ले जा सकता है। 30 रुपये की चॉकलेट खाने की बजाय 30 रुपये का ये हेल्दी एनर्जी बार अगर वो खाता है, जिसमें बादाम है, खजूर है, क्रैनबेरी है, या हेज़लनट या कॉफ़ी का फ्लेवर है, तो ये एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने प्राइसिंग इसका 30 रुपये इसलिए रखा है कि हर बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। वाओ, नाइस, इंटरेस्टिंग। तो इतना, मतलब इतनी रेंज में मैनेज कैसे कर लेते हो चीजों को? प्राइसिंग देखो, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे मास प्रीमियम हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में हमारा ग्रॉस मार्जिन थोड़ा कम रहेगा शुरू में। मैं देख रहा हूँ, ये- 1 मिनट, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, इसमें बेरीज ही बहुत ज्यादा है। क्रैनबेरी 30 और बादाम भी दिख रहा है। 30 रुपए में आप बादाम और क्रैनबेरी इतनी सारी डाल रहे हो, Dates का अच्छा बचा भी flavor रहे हो आया। कुछ नहीं। तो कुछ प्रोडक्ट्स मास मार्केट के लिए हैं, ये प्रोडक्ट मास मार्केट के लिए है। तो हमने जो अपनी रिटेल एक्सपेंशन स्टार्ट की है, रिटेल एक्सपेंशन में हमें कम प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ कंज्यूमर को ट्राई करना है, वो उसको कॉइनेज प्राइस पॉइंट बोलते हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री में, वो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो जो चीला वाला भी छोटा वाला पैक जो विनीता ने देखा था, वो भी 30 रुपए का है, वो रिटेल मार्केट के लिए हमने लॉन्च किया था। और उसमें कितने चीला बन जाते हैं? 2 चीला दो बन चीला। जाते हैं, एक तो टाइम का 30 मील। रुपए में एक वाओ। आदमी का नाश्ता है। उसी का सब्स्टिट्यूट ये है कि ये भी 30 रुपए में एक आदमी का नाश्ता है, ये चलता फिरता नाश्ता है। बट जो अभी टाइम चल रहा है ना, एक पराठा भी मेरे को लग रहा है 80-90 रुपए का आता है। करेक्ट। ढाबे पे आप पराठा भी खाने जाओ या रेडी पे आप नाश्ता 125 खाने जाओ, 50-60-70 रुपए से कम वो भी चार्ज नहीं करता। 30 रुपए में आप हेल्दी नाश्ता कर सकते हो साहिल जी घर कमाल में। कर रहे हो, मतलब रेवोल्यूशनाइज प्रोडक्ट बना दिया आपने। तो ये प्रोडक्ट तो ऐसा है कि बच्चों के स्कूल टिफिन में जा सकता है, वर्किंग पॉपुलेशन के बैग में जा सकता है, पॉकेट में जा सकता है, और इवन बड़े लोग भी अपना साथ में कैरी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की एनर्जी देता है खजूर है, और हेल्दी का हेल्दी है, और अफोर्डेबल सबके लिए है। कमाल है, मेरे को क्रैनबेरी उससे भी ज्यादा टेस्टी लग यमी, रहा है ऐसा लग रहा वेरी यमी। थैंक यू। चॉकलेट को तो आराम से रिप्लेस कर रहा है ये। करेक्ट। इनफैक्ट ब्रांडिंग और मार्केटिंग की बात हो ही रही है, तो मैं बताऊं कि वनीता के कमेंट्स सुन के हमने थोड़ा सा सोचा, तो हमने हमारा जो स्पिनच चीला है उसमें मोरिंगा डालते थे, बट कभी नाम नहीं लिखा था ब्रांडिंग में। अच्छा, तो उसमें वी वर द फर्स्ट वन। मोरिंगा इज अ सुपर फूड अगेन, आजकल द वर्ल्ड नोज इट। लोग उसको, हरा सा पाउडर होता है, कोई दाल में डालता है, कोई कैप्सूल खाता है, बिटर टेस्ट होता है एंड स्टफ। मोरिंगा के इतने फायदे हैं, मतलब जनरल हेल्थ से क्योर करने तक, टू दी एक्सटेंट ऐसे भी केसेस हैं जहां कैंसर भी क्योर हुआ है मोरिंगा से। अच्छा, इट इज़ एक्चुअली अ सुपर फूड जो बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है इंडिया में। वो हमने इसकी रेसिपी में डाला हुआ था, और ब्रांडिंग की बात सुन के हमने उसका पैकेजिंग थोड़ा चेंज करके सामने कॉल आउट किया कि इसमें मोरिंगा भी है।
वो पैक आप अगर देखेंगे तो स्पिनच मोरिंगा चीला है। हाँ, तो उठाना साफ नहीं और- पूरा दिख रहा है फ्रंट पे ही। और आप यकीन मानोगे कि शार्क टैंक लाइव होने के 2 दिन के अंदर अंदर ये कैटेगरी में बेस्ट सेलर में आ गया है, टॉप 3 अमेज़न में। पे बेस्ट सेलर वाओ यार, again 2 दिन में। congratulations, धमाल पे धमाल मचाए जा रहे हो आप। तो वही वी आर द फर्स्ट वंस टू ब्रिंग मोरिंगा इन एडिबल फॉर्म, मतलब आपको डालने की जरूरत नहीं है, वो डलाया है। अभी तक किसी ने किसी प्रोडक्ट में नहीं डाला, इट्स इधर अ पाउडर और अ पिल। हमने उसको चीला में डाल के थोड़ा अच्छा, सा दूसरा रेवोल्यूशनाइज मोरिंगा का क्या किया। है ना, उसका अगर वैसे आप पाउडर खाओगे ना, बकबका सा टेस्ट है। हाँ, तो नॉर्मली लोग क्या सजेस्ट करते हैं, या जितने भी ये डाइटिशियंस या डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो बोलते होते हैं मोरिंगा को सैलेड पे डाल लो, दही पे छिड़क लो, वो उसका होता क्या है कि हमने भी बहुत बार ट्राई किया था, मतलब वो सैलेड भी खाने लायक नहीं बचता था। खाया वो नहीं इतना जाता। बकबका सा टेस्ट होता था, जैसे मेहंदी होती है ना जो हम हाथ में लगाते हैं या सर पे लगाते हैं, वैसी सी स्मेल आती है और वैसा सा टेस्ट आता है उसका। तो आपने कैसे उसको स्पेशल किया? इसमें इंटीग्रेट करना और इंश्योर करना कि ये उसके बावजूद टेस्टी रहे, वहां पे रेसिपी और फूड टेक्नोलॉजी का काम आता है। वाओ। पालक डाली, आयरन, मोरिंगा आयरन, विटामिन ई, ए, तो वो बेनिफिट्स भी हिडन साथ ही मिल गए मैं ना आपको। अभी थोड़ा सा रिलेट कर पा और रहा हूँ। मिलेट्स भी। मैं ना अभी थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ। अभी शालू प्रेग्नेंट है, तो शायद मेरे को लग रहा है प्रेगनेंसी में भी सबसे अच्छा होगा। It is very good. आयरन Correct. रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। करेक्ट। ओके। नो पाम ऑयल, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, नो प्रिजर्वेटिव, सब कुछ इतने अच्छे तरीके से, मतलब अदरवाइज जैसे आप बता रहे थे कि पाम ऑयल हर एक चीज़ में होता ही होता है। FMCG में और आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इतने ईयर्स काम कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा डेंजरस प्रोडक्ट कौन सा है जो कभी भी किसी को कंज्यूम नहीं करना चाहिए? बता दो आज तो खुल के। क्योंकि कॉमन ऑडियंस को सच्ची वो पढ़ते नहीं है इंग्रेडिएंट। क्योंकि जितना एक्सपीरियंस आपको है ना, देखो पता है कि जनरली लेबल तो कोई भी पढ़ता ही नहीं है। Correct. इंग्रेडिएंट्स तो बहुत दूर की बात है। Correct. लेबल भी नहीं पढ़ता है, अपन लेते हैं बस उठा के खा लेते हैं सीधा ही। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही बिल्कुल होता है। ठीक। आई थिंक सबसे ज्यादा डेंजरस जो इंग्रेडिएंट है, जो बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको इम्पैक्ट करता है, वो एक नहीं है, 2 हैं। पहला है पाम ऑयल और दूसरा है शुगर। और ये दोनों फूड इंडस्ट्री का इतना बड़ा नेसेसरी ईवल बना दिया गया है इंडिया में कि हर प्रोडक्ट आप ब्रांडेड कंपनीज का जो भी उठाओगे, आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देख लो, शुगर और पाम ऑयल इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होगा ना। हमने जो अपनी पिच भी वहाँ पे शार्क टैंक पे दी, हमने उसी से स्टार्ट की थी कि जो इंडिया में इतने सालों से बड़ी बड़ी कंपनीज हेल्दी ब्रेकफास्ट बोल के बेच रही हैं, चाहे वो चोकोज हों, चाहे वो बच्चों के बाकी प्रोडक्ट्स हों, या बड़ों के लिए भी सो कॉल्ड हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो तो सही। 80 से 90% 3 चीज़ों का मिक्सचर है: मैदा, चीनी, पाम ऑयल और बाकी प्रिजर्वेटिव्स। और अगर कोई हेल्दी बोल भी रहा है, जैसे पीछे एक कंपनी ने ओट्स ब्रेड लॉन्च की थी और बहुत पॉपुलर किया था कि हम हेल्दी ब्रेड हैं, हम ओट्स ब्रेड हैं। ओट्स की क्वांटिटी उसमें 0.3% थी और बाकी तो पूरा मैदा था और पाम ऑयल। तो पाम ऑयल तो एक सस्ता सब्स्टिट्यूट मिल गया है फूड इंडस्ट्री को हर प्रोडक्ट में डालने का। तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल या देसी घी से जो किसी टाइम पे प्रिपरेशन होती थी, वो सब रिप्लेस हो गई है पाम ऑयल से। चीनी, शुगर जो है, वो प्रोडक्ट को 30 to 35% हर प्रोडक्ट का हिस्सा बना दी गई है। ये 2 चीज़ें हमारी ना सिर्फ करंट जनरेशन, हमारी अगली जनरेशन को भी खराब कर रहे हैं। अच्छा जी, इतनी डेंजरस है ये। इतनी बहुत। डेंजरस हैं ये। ऑर्गन्स डैमेज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों आ रहे हैं? हमारी पेरेंट्स की जनरेशन तक सब ठीक था, उनके पीछे की जनरेशन तो 70 साल तक भी ठीक रहते थे, बीमार होते ही नहीं थे। अब वो सारी प्रॉब्लम 30s में 40s में क्यों आने लग गई हैं? ओबिसिटी इतनी प्रॉब्लम बन गई है, डायबिटीज इतनी प्रॉब्लम बन गई है, बच्चों को इतना सारा आने लग गया है। वो कारण शुगर है। आप अभी शेयर कर रहे थे कि आपने शुगर बंद कर दी है हाँ, मैं और try कर रहा आपको हूँ। ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है। अब हम लोग बिना रियलाइज करे, हम जो रेगुलर पैकेज्ड फूड खा रहे हैं उसमें कितनी शुगर और कितना पाम ऑयल हम खा जाते हैं दिन में, हम रियलाइज ही नहीं करते। अच्छा जी। सिर्फ एक शुगर बंद करने से आप खुद देखो आपको कितना फर्क पड़ रहा है। ये जो बिल्कुल। आर्टिफिशियल रिफाइंड शुगर है, हाँ,
दैट इज वेरी वेरी डेंजरस. वाइट शुगर जो आजकल White हम घर में sugar, रखते हैं. करेक्ट. नेचुरल शुगर ऑल्टरनेट्स हैं बट वो महंगे हैं इसलिए कंपनीज यूज नहीं करती. जैगरी एक नेचुरल ऑल्टरनेट है, जैगरी पाउडर शक्कर वो एक नेचुरल ऑल्टरनेट है, डेट खजूर जो है वो एक नेचुरल ऑल्टरनेट है. तो ये सब नेचुरल ऑल्टरनेट्स हैं, ये उतना नुकसान नहीं करते हैं. बट ये ये in कॉस्ट fact- इफेक्टिव नहीं है. ये इनफैक्ट फायदेमंद हैं. हम्म. रिच इन आयरन हैं, रिच इन वाइटामिन हैं. ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बैठते हैं इसलिए कंपनीज यूज नहीं करेंगी. बट अगेन साहिल जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा यहाँ पे. आपको 17 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, एफएमसीजी के अंदर, और आपने इनको बहुत नज़दीकी से देखा हुआ है. ये तीनों इतने डेंजरस मतलब वो हैं, एलिमेंट्स हैं, फिर भी मतलब इनको सर्व किया जा रहा है. ऐसा क्यों? मतलब कोई इसके आगे क्यों नहीं आ रहा है? मतलब जैसे अगर इफ़ वी टॉक अबाउट आवर गवर्नमेंट्स, वो क्यों नहीं मतलब इन सब चीज़ों को रोक रही है? गवर्नमेंट अगर हम एक स्टार्टअप की बात करें, चाहे आईटीसी हो, चाहे Correct. जितनी भी बड़ी कंपनी है ये प्रोडक्ट्स बना रही है, मतलब ऐसा क्या, दे आर जस्ट फॉर मनी? देखो, बड़ी कंपनीज जितनी बन गई हैं, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उन पे रेगुलेशन ज़्यादा है नहीं. वही सेम कंपनीज यूरोप में, यूएसए में जब अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं. हेल्दी होता है. पाम ऑयल की बजाय वो नॉर्मल कॉटन सीड ऑयल यूज करते हैं या रिफाइंड ऑयल यूज Same ही करते हैं. company, same ही सेम product कंपनी सेम प्रोडक्ट को वहाँ दूसरे इंग्रेडिएंट से बनाती है, क्योंकि वहाँ के रेजिमेंट में, रेगुलेशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है. शुगर कंटेंट वहाँ सामने कॉल आउट करना पड़ता है. रेड ग्रीन एम्बर टाइप के आपको वहाँ पे लगाने पड़ते हैं कि इसमें शुगर कंटेंट कितना है. तो वहाँ वो इतना ज़्यादा शुगर नहीं यूज़ करते हैं. वहाँ उसकी क्वांटिटी उसको रखनी है, नहीं तो वो बिकेगा नहीं वहाँ. बट इंडिया में क्योंकि रेगुलेशंस कम हैं और अवेयरनेस तो है ही नहीं कि इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ने चाहिए. अब बहुत सारी मदर्स आप देखोगे बच्चों को केलॉग्स के चोकोस तो आंख बंद करके खिलाती हैं. बिल्कुल खिलाती है. आई थिंक हाँ, मैंने भी देखा, एड्स ही इतनी चल रही हैं. केलॉग्स के चोकोस में सच्ची में 90% सिर्फ ये 3 चीजें हैं: मैदा, चीनी, पाम ऑयल और वो सीधा बच्चों को और खिला रहे हैं. कलर्स. वो ब्राउन Artificial कलर, वो colour. आर्टिफिशियल कलर है. मैं बोल रहा हूँ इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? इंडिया में रेगुलेशन नहीं है. कब आएगा ये सब कुछ? मतलब कब आएगा ये चेंज? तो बिकॉज ये- अगर देखा जाए तो मतलब हम लोग अपनी जनरेशन को खराब ही कर रहे हैं ना. Exactly. मतलब खत्म कर रहे हैं ऐसा इसको. क्या मतलब उनके जो ये बना रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा शायद. उन्हें ये तो नहीं पता होगा? एब्सोल्युटली पता है. जो वो इतनी तो बड़ी-बड़ी कॉन्शियसली कंपनी- बना रहे हैं ये चीजें. अब इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी है और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी है. शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो है कोई रेगुलेशन आ जाए, गवर्नमेंट की तरफ से वो आ जाए कि ये चीज़ें आपको स्पेसिफाई करनी है, कॉल आउट करनी है. बट अदरवाइज जो ट्रेंड आप देख रहे हो, जो अब निकल के आ रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो जेन्युइनली हेल्दी खाना लेके आ रहे हैं. और जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ के और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में आ रहे हैं और अगले कुछ सालों में शायद हमें देख के और आएंगे. बिल्कुल आएंगे. तो जब स्टार्टअप्स मार्केट में उतरेंगे और कंज्यूमर्स इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब स्टार्टअप्स आएंगे तो वो थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ाएंगे. कंपनीज आएंगी, वो अपने प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस बढ़ाएंगी, जैसे हम अपनी प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं. तो जब वो अवेयरनेस कंज्यूमर्स के माइंड तक पहुंचेगी, तब वो सवाल पूछने लगेगा कि अभी तक मैं जो खा रहा था या खा रही थी वो गलत था या नहीं. वो अवेयरनेस जिस दिन आने लगेगी, वो प्रोडक्ट्स के साथ आए या फिर जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, जैसे फूड फार्मर की हमने बात की थी, उसके टाइप के और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं. हम भी अपने कंटेंट पेज पे इस टाइप की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं. आई नो ऑफ सम अदर्स ऑल्सो जो इस टाइप की अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं. वो अवेयरनेस जब कंज्यूमर्स को आनी शुरू हो जाएगी ना, दैट विल, और साथ में ऑप्शन अवेलेबल होने लग जाएगा, एक बेटर ऑल्टरनेट अवेलेबल होने लग जाएगा ये खराब फूड का. ये दोनों चीजें मिलके इन बड़ी कंपनीज को पुश करेंगी, फोर्स करेंगी अपने इंग्रेडिएंट्स चेंज करने के लिए, हेल्दियर ऑल्टरनेट लाने के लिए. बट आई थिंक मतलब सोच सकते हैं कि एक दिन आएगा ये चेंज. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. मैंने अपने पेज पे एक रील बना के डाली थी जो मेरी एक तरह की मैनिफेस्टेशन है हाँ. आज से 5 साल बाद की, कि इंडिया में अनहेल्दी खाना बिकना ही बंद हो गया है. हर बंदा, हर बच्चा, जैसे आज की डेट में डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और डेट ऑफ एक्सपायरी तो ज़रूर पड़ता है, और कुछ पढ़े ना पढ़े, उसी तरह से इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ के खाना खरीद रहा है. क्या बात है.
नहीं नहीं 100% होगा। मैंने 5 साल की मैनिफेस्टेशन डाली है, हो सकता है वो जल्दी आ जाए। नहीं, आएगा आएगा बिल्कुल जल्दी आएगा, 100% आएगा। अच्छा ईशा जी, साहिल जी, एक चीज और, अभी हाँ तो जी। सारी अच्छी अच्छी बातें तो हो गई। हाँ। अब स्टार्टअप्स में बंदा अगर जब काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ गलतियां तो करता ही है। तो आपकी कोई ना कोई ऐसी गलती रही भी होगी जिसे आप करेक्ट करना चाहोगे? अगर आज मैं आपको टाइम ट्रैवल कराता हूँ पास्ट में, हाँ तो जी। ऐसी कौन सी गलती है जो आप ठीक करना चाहोगे, सुधारना चाहोगे? अगर मुझे टाइम ट्रैवल करना है तो ऑनेस्टली मैं तो जैसे विनीता ने पॉइंट आउट किया था, हमारी ब्रांडिंग इज़ एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। टाइम ट्रैवल करके उसको ठीक करूँगी। अच्छा, हाँ, डे 1 पे ही, बिकॉज उन्होंने बोला कि हम सरप्राइज, आप दोनों इतने एक्सपीरियंस्ड हो के इतना बड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे छोड़े। दो इट वॉज अ कॉन्शियस कॉल, जितना समझ आया हमने अपने से कोशिश करी, बट टाइम ट्रैवल करके मैं उसको ठीक करना चाहूँगी। और अब वो स्टेप भी लेने की कोशिश कर ली है। ये आलमंड बाइट्स तो आपसे ही बनवाए हैं निशा, आई थिंक वो उसको भी हमने रेक्टिफाई कर लिया है अब। वाओ, नाइस। तो अब आई थिंक विनीता विल बी हैप्पी टू सी। नहीं बिल्कुल 100% होंगे। आप उन्हें करो, उन्हें भेजो। ये डिजाइन के साथ साथ ना जितना टेस्टी है ना, वो 100% डबल हैप्पी होंगे। जैसे बिल्कुल अमन ने सही। बोला ही था कि जैसे आप इस इंडस्ट्री के गुंडे, तो मैं भी डिजाइनिंग की गुंडी हूँ। Absolutely, absolutely. In fact, I'll tell you a story. इसके पीछे भी एक है, if you remember, टाइम ट्रैवल से मुझे याद आया, मैंने शार्क टैंक का सीजन 2 देख के, तब आई वॉज इन द इनिशियल स्टेजेस। आप अपनी रील्स बनाते थे, जब आपकी नई नई रील्स वायरल हो रही थी, तो मुझे आपका कंटेंट बड़ा पसंद आया, आपकी डिजाइनिंग बहुत पसंद आई। मैंने इनको फाइंड आउट किया, सर्च आउट किया कि हाउ टू रीच हर, निशा डरोच लिख के इसका नाम ढूंढा करा, तो पता चला द वर्ल्ड इज सो स्मॉल कि ये मेरी ही सोसाइटी में रहती हैं। अच्छा जी। मेरी ही नेबर है। अपने सोसाइटी पोर्टल से इनका ग्रुप का नंबर निकाला। कितने टाइम पहले की बात है? 2 साल। अच्छा, इनसे रीच आउट भी किया, शालू से भी किया, दोनों से बात भी करी, हमारे नंबर सेव्ड है, बट समहाउ समय अब का लिखा था तो तब वो कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पाया, वही ड्रॉप कर दिया। इट इज डेस्टाइंड, तो इस समय का लिखा था। मेरे पास नंबर सेव था, इट वाज विद अनदर नेम। क्या नाम था? सिर्फ सन सिटी। सोसाइटी का नाम से। वाओ वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। बट ये भी मतलब देखो, जब जो चीज लिखी है लिखी है, हाँ। बिल्कुल सही। नाइस। वही बात है। और इसी पे ही अब तो 2 प्रोडक्ट्स हो गए आपके साथ हमारे। हमने पैनकेक भी इन्हीं से ही करवाया है। अच्छा, कौन सा, ये वाला? हाँ जी, अच्छा, उसकी भी स्टोरी है, वो भी इसके बता पीछे दो। भी एक स्टोरी है। क्या? ये मेरी पर्सनल लाइफ से निकल के आई है। अब चीला तो रोज हो गया, बच्चे भी खाते हैं, उनकी क्लास से भी डिमांड आती है, जाता है। अब बच्चे तो मीठा भी मांगते हैं, हाँ, change कुछ भी चाहिए मीठा भी उन्हें। चाहिए। और बहुत पैनकेक्स सारी की तो मदर्स की भी क्वेरी आ रही थी कि हमारे बच्चे चीला तो लाइक करते हैं, बट फिर मीठा भी मांगते हैं। हाँ। फिर मीठे में हमको उनको जैम देना है या कुछ वो जंक देना है, जो हम उनको मना कर रहे हैं कि चीनी मत खाओ यार। तो वो एक क्वेरी तो बहुत स्ट्रांगली आ रही थी, और हमारे खुद के घर से भी आ रही थी, बच्चे भी मीठा मांगते हैं। तो भैया आपके कहने का मतलब है ये मीठा भी और चीनी भी नहीं, ऐसा है? हाँ जी, हमने अगेन हेल्थ एंड हेल्दी इंग्रेडिएंट से बनाया। इसमें हमने मिलेट्स डाले। पैनकेक दुनिया भर में आपको सिर्फ मैदा और चीनी से मिलेगा। पैनकेक्स वॉफल्स की इतनी मार्केट हो गई है, अब तो स्टोर्स भी खुलते हैं। पैनकेक एंड वॉफल मिक्स हमने जो बनाया मिलेट्स के साथ बनाया, और चीनी के बदले गुड़ से बनाया उसको। वाओ, तो अगेन अ हेल्दी रिप्लेसमेंट, और वैसा ही टेस्ट जो आपको पता भी नहीं चलेगा। हेल्थ इज गिवन अगेन। अगेन कॉस्टली। 3 फ्लेवर्स हैं इसके, डबल चॉकलेट, हेजलनट एंड हमारा ओरिजिनल बनाना, वेनिला बनाना है वो। तो ये Very nice. बिंदास होके ईशा बच्चों के टिफिन में डाल देती है, हाँ, मतलब क्योंकि इसमें कोई गिल्टी नहीं है। अगेन एज अ मदर मुझे पता है मेरा बच्चा मांगता है। अब एज अ मदर आई एम समबडी जो शुरू से कोशिश करती थी कुछ हेल्दी देना उनको, और स्नीक इन कर दिया अंदर, थोड़ा सा कुछ न्यूट्रिशन भी चला जाए। जैसे मैं अपनी बड़ी गुड़िया को, माई बड़ी डॉटर को मैं रागी सूप बना के देती थी, उसको कहती थी हॉट एंड सार है। तो ये चीज़ें शुरू से करती आई, वही अब किया कि चलो अब मेरे को टेंशन फ्री होके मैं उसके टिफिन में डाल सकती हूँ हफ्ते में 3 बार भी। तो मुझे ये स्ट्रेस नहीं है कि मीठा खा रही है, ब्रेड जैम देना पड़ रहा है, कुछ मीठा सोचना पड़ेगा। दिस इज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अगेन। नाइस। इसमें हमने ज्वार डाला है, विच इज़ द सेकेंड बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर कैल्शियम, रिप्लेसमेंट ऑफ कैल्शियम आफ्टर मिल्क।
जनरली ज्वार वैसे कोई खाएगा खाता नहीं। हाँ, आप छोटे बच्चों को ज्वार खिला के देख छोटे लो, बच्चों को ज्वार खिला के देखो कैसे पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो इंटरेस्टिंग हो गया है ना। अब कुछ क्वेश्चंस रखते हैं, जी। क्योंकि आपने इतना अच्छा अपना स्टार्टअप रन किया और इतना ज़्यादा आपको जॉब एक्सपीरियंस भी है, तो स्टार्टअप से रिलेटेड जो लोग हमें देख रहे हैं उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। सो कुछ गाइडेंस भी मिल जाए, है ना? जी। क्योंकि बिकॉज अभी तो हो गई बहुत सारी बात स्टार्टअप्स की, आपके बिजनेस की, इन एंड आउट, अब काफी कुछ जान चुके हैं और आई थिंक टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया करेक्ट है ना? और वो बच्चे हमसे ज्यादा देर पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब इसको यहाँ पे रैप करते हैं। रैप करते हुए बस कुछ कुछ आपकी गाइडेंस है ना फेलो अपकमिंग जो बिल्कुल। स्टार्टअप्स हैं, ठीक है? अगर किसी को शार्क टैंक में सिलेक्शन नहीं हुई है तो वो फंडिंग के लिए किसको अप्रोच करे और कैसे अप्रोच करे? तो पहले तो इवैल्यूएट कर लें उनको कि फंडिंग चाहिए भी है कि नहीं चाहिए है, और अगर चाहिए है तो बहुत सारे एवेन्यूज और खुल गए हैं डिपेंडिंग किस स्टेज पे हैं। जैसे गवर्नमेंट की भी है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, उसमें भी ग्रांट मिलती है, ग्रांट भी मिलता है, लोन भी मिलता है। बहुत सारे इंक्यूबेटर्स खुल गए हैं, इंक्यूबेटर्स जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स बना देते हैं जो जहाँ पे स्टार्टअप्स अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, वहाँ गाइडेंस भी मिलती है और गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट भी मिलती है। इस चीज़ में आई वुड से कि स्टार्टअप्स को हमारे वाली गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे फेक लोग भी घूम रहे हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मतलब स्टार्टअप्स हैं, फंडिंग तो चाहिए ही चाहिए है। तो जैसे हमारा एक बैड एक्सपीरियंस हुआ, हमें एक गलत आदमी मिला जो हमें लगा था कि मेंटर है एंड वी फेल फॉर दैट स्टोरी। इस टाइप के और भी बहुत से होंगे जो घूम रहे होंगे। तो स्टार्टअप से अपफ्रंट पैसे ले लेंगे कि हम आपकी फंडिंग करा देंगे, इधर करा देंगे, उधर करा देंगे, उस सब में ना फंसें। स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट का रिसोर्स है उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर वो नहीं तो हर स्टेट का अपना भी एक स्टार्टअप सेल बना हुआ है, जैसे स्टार्टअप पंजाब, स्टार्टअप हरियाणा, हर स्टेट का भी एक सेल बना हुआ है। और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इंक्यूबेटर्स हैं, वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। 10 लाख से लेके 25 लाख तक की ग्रांट है या 50 लाख तक का लोन है, अलग अलग कैटेगरीज के वो मिलते हैं वहाँ पे। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अदरवाइज वो नहीं है तो फिर बाकी और बहुत सारे एंजल फंड्स हैं या माइक्रो वीसी फंड्स हैं जो स्टार्टिंग में आइडिया स्टेज या बहुत अर्ली स्टेज पे भी फंड करते हैं। What is the best stage to have the investment in the business? ये आई थिंक हर स्टार्टअप टू स्टार्टअप वेरी करेगा। कई स्टार्टअप्स हैं जो डे ज़ीरो पे फंडिंग लेके चालू करते हैं। कई स्टार्टअप्स हैं जो जैसे हमारा है, हम बहुत शुरू से क्लियर थे कि हम डे ज़ीरो पे फंडिंग नहीं लेंगे। हम एक बिजनेस, अपने बिजनेस को एक सर्टन लेवल तक बढ़ाएंगे, स्टेबलाइज करेंगे, उसके बाद हम फंडिंग लेंगे। बहुत सारे बिजनेसेस जो डे ज़ीरो पे ले लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनको दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उनको पैसा खर्च कैसे करना है और कहाँ करना है वो नहीं समझ में आता। सडनली फंडिंग उठा ली है, सब तरफ पैसा लगा दिया है, रिटर्न आ नहीं रहा, बर्न हो रहा है, तो ना तो गलतियों से सीखने का मौका मिलता है, ना इम्प्रोवाइज करने का मौका मिलता है। तो मुझे बस नहीं लगता है कि कुछ टाइम तो बूटस्ट्रैप्ड रह के अपनी सेविंग से या बहुत बेसिक उस पर ट्राई करना चाहिए। कस्टमर फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। एक बार वो आ गया आपके पास प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आ गया कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है, वो एक स्टेज हो सकती है कि फंडिंग उठा के उसको स्केल करने की। जब आपने स्टार्टअप किया था तो आपको कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो वो क्या क्या चैलेंजेस थे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अपकमिंग अगेन स्टार्टअप्स देख रहे हैं, उन्हें ना फेस करने पड़े? डिफरेंट एज ब्रैकेट में डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आएंगे, बट एक कॉमन जो हमारे इंडियन सिनेरियो में चैलेंज है जो ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप को आता है, वो फैमिली सपोर्ट का है। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो जर्नी बहुत आसान हो जाती है, और फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो वही जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपके पास फिर सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं बचता है। और फिर आप बाहर वैलिडेशन ढूंढने जाते हो या बाहर मिलते हो, तो अगर आप लकी हो तो आपको पहली बार में एक अच्छा मेंटर मिल जाएगा, नहीं तो बाहर भेड़िए भी बैठे हैं। अब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? अब इस स्टेज पे डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हैं। अब हम अपनी टीम एक्सपैंड करने में लगे हुए हैं। अब हमें ऑपरेशंस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप से ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप की तरफ जाना है, तो एक स्ट्रक्चर डालना, क्योंकि अभी तक हम बहुत लीन टीम के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि फ्रूगैलिटी के साथ कर रहे थे, पैसा कम खर्चना है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो चैलेंज आ रहा है कि हम टीम कैसे बिल्ड करें, एक स्ट्रक्चर कैसे डालें
जो इस जर्नी को अब हम नेक्स्ट टारगेट जो हम ले रहे हैं कि हम डेली के 20 लाख या डेली के 50 लाख का जो नंबर हमको क्रॉस करना है और एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस इसको बनाना है, तो वो टीम के साथ होगा। और आई थिंक पांचों शार्क्स जो साथ में आए हैं, इनकी गाइडेंस बहुत मैटर करेगी इस चीज़ में। तो और अभी आप वैसे किसी स्टार्टअप जो कर रहे हैं लोग, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? नेवर रिग्रेट योर डिसीजन। एक बार आपने डिसीजन ले लिया जो स्टार्ट करने का, उसको किंतु परंतु मत करते रहो कि ये हो जाता तो वो कर लेता, वो कर लेता तो ऐसा हो जाता। जो होना था हो गया है, ये है आपके पास आज की डेट में, इसका आप देखो आप क्या करना चाहते हो। वन डे एट अ टाइम आप लेते जाओगे तो जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, रादर देन थिंकिंग कि 2 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। नाइस, क्या बात है। और मैं साथ में ऐड करूंगी जी कि बिल्कुल बिल्कुल। इसमें along with that it is equally important to enjoy the journey। मैं वहां तक पहुंच जाऊं, मेरा स्टार्टअप 500 करोड़ कर ले, उसके बाद मैं कह रही हूँ अरे ये तो मिल गया, अब क्या, मैं खुश तो नहीं हूँ। मैं खुश होती अगर मैं साथ साथ हर माइलस्टोन को एंजॉय करती। इक्वली इम्पोर्टेंट। वाह, बिल्कुल, क्या ये तो बात है, बहुत सच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज अगर हम इंजॉय करेंगे नहीं तो हम एक उसमें लगे रेस में, वहां तक पहुंचना है मुझे, सब कुछ करके पहुंच भी गए, एंड देन व्हाट, आर यू हैप्पी? नो, मैं अभी भी खुश तो नहीं हुआ, 500 करोड़ तो हो गया। इक्वली इम्पोर्टेंट टू एंजॉय इन द जर्नी। तो एक और चीज़ साहिल जी, अगर अब किसी स्टार्टअप को सीजन 5 के लिए शार्क टैंक में अप्लाई करना है, तो वो क्या क्या प्रिपरेशन करके जाए? एक तो अपना बिजनेस मॉडल पूरा अच्छे से हार्डवायर कर ले। हार्डवायर का मतलब है कि बिजनेस मॉडल के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, आइडिया क्या है, टीम क्या है, फाउंडर्स क्या है, मार्केटिंग, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है। गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी होती है कि इसको मार्केट में कस्टमर्स तक लेके कैसे जाओगे, जी कस्टमर का फीडबैक लिया है कि नहीं किया, मार्केट रिसर्च है कि नहीं है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी तरह 17 साल मार्केट में काम करके ही मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है। बट ज़ीरो पे भी अगर बैठे हो, ज़ीरो एक्सपीरियंस पे भी बैठे हो, इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन बैठी है, कंज्यूमर्स से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अपना होमवर्क पूरा होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस मॉडल का हो, आपके विजन का हो, आप इसको ले जाना कहाँ चाहते हो। बहुत बार मैं देखता हूँ कि स्टार्टअप से सवाल पूछा जाता है कि आप इसका विजन क्या देख रहे हो, और वो ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने 6 महीने या 1 साल के बाद तो कुछ सोचा ही नहीं होता कि इसको लेके कहाँ जाना है। वो जजेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि जजेस अगर पैसा लगा रहे हैं, शार्क्स अपना पैसा लगा रहे हैं या कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, वो उस पैसे का रिटर्न चाहता है 10x, 20x, 50x, 100x। वो 6 महीने 1 साल में तो आने वाला है नहीं, वो 5 साल लगे, 3 साल लगे या 10 साल लगे। तो जब तक इन्वेस्टर को आपका 5 साल 10 साल का विजन नहीं दिख रहा, वो आपको पैसा लगाएगा कैसे? कि भाई फाउंडर को ही नहीं पता कि वो 5 साल बाद कहाँ है, तो मेरे पैसे का क्या होगा। तो ये पूरा का पूरा जो होमवर्क है, चाहे वो बिजनेस मॉडल हो, आपका तैयारी कितनी है, आपका होमवर्क कितना किया हुआ है, कस्टमर से बात भी की है कि नहीं है, या सिर्फ आइडिया लेके या प्रोडक्ट बना लिया और उसी को पुश कर रहे हो। आई थिंक ये 360 डिग्री तैयारी करनी पड़ती है वहाँ जाने के लिए। तो साहिल जी, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आपने शेयर की, और जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें काफ़ी हेल्प होगी सीजन 5 के क्रैक करने के लिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, है ना। यू आर अमेजिंग को फाउंडर्स, नॉट को फाउंडर्स, फैमिली फाउंडर्स। करेक्ट। थैंक यू सो मच, मजा आया, पता भी नहीं चला पिछले 1-1.5-2 घंटे कैसे निकल गए। बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। नहीं, थैंक यू अगेन For आप having लोगों us का। here. पता है इतने बिजी शेड्यूल में से भी आपने अपना टाइम निकाला, है ना, इसलिए थैंक यू सो मच, है ना। नहीं। शार्क टैंक के बाद आप बता रहे हो नंबर्स यहाँ जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है उन नंबर्स को, उसके पीछे भी बहुत बड़ी फाइट होगी, 100%, है ना, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, जिस वजह से पॉडकास्ट की अब रात को हो पा रहा है, है ना। सुबह होना था, रात को रात है। को हो रहा है। नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बस अब हमें और हेल्दी बनाते रहना है ऐसे ही। हेल्दी और टेस्टी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड टिल द एंड। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अबाउट द शार्क टैंक, स्टार्टअप बिजनेसेस एंड फूड इंडस्ट्री। सो ऐसे और पॉडकास्ट देखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।